आप लोगों को जो समझ ना आए मुझे स्टॉप कीजिएगा। ओके फाइन। दिस इज किडनी। कैन यू सी द पिक्चर? किडनी की। ओके फाइन। ओके फाइन, दिस इज किडनी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई है उसकी। एमसीक्यूज हमसे पूछा जाता है कि जो सेगमेंटल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, दैट इज द रीनल आर्टरी। ठीक है। इसी तरह हमसे पूछा गया कि जो पायरामाइड्स हैं, ये वाले जो पायरामाइड्स हैं यहाँ पे। ओके। ये जो हमारे पास पायरामाइड्स हैं, पायरामाइड्स के दरमियान में कौन सी आर्टरी होती है? तो वो कौन सी आर्टरी है? बिटवीन द पायरामाइड्स, पायरामाइड्स के दरमियान में कौन सी आती है? दैट इज इंटर लोब्यूलर आर्टरी। ठीक है। ये हमारे पास सेगमेंटल आर्टरी रीनल आर्टरी से बनती है, सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी से हमारे पास इंटरलोबार इंटरलोबार होती है ये। ठीक है, इंटरलोबार। और इंटरलोबार जो आगे जाती है इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर में जाती है पायरामाइड्स के दरमियान में। और जो कर्व कर जाती है एट द बेस ऑफ पायरामाइड, दैट इज आर्कुएट आर्टरी। और द कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है इसकी ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? दैट इज इंटरलोब्यूलर आर्टरी। कैप्सूल ऑफ द, हमारे पास जो किडनी की बात करेगा वो उसकी ब्लड सप्लाई इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ओके। यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर देखें, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है यहाँ पे। उसमें से ये पूछता है कि ये ग्लोमेरुलर apparatus है। यहाँ पे जो एफरेंट आ रही है, एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, जो एफरेंट कह रहे हैं, द ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टीरियोल्स। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल से बनता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये पूछता है, इट गिव राइज टू, ग्लोमेरुलस गिव राइज टू, दैट इज इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल को गिव राइज करता है। ओके। दूसरी चीज ये पूछता है कि हमारे पास जो क्रीसेंट्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं क्रीसेंट्स? यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। ओके। दिस वन, ये ग्लोमेरुलर apparatus है अगेन। ये सारा ग्लोमेरुलर apparatus है, ये वाला। ठीक है, आप यहाँ से देख लें कि हमारे पास ये एफरेंट आ रही है, ये एफरेंट आ रही है। और ये यहाँ पे ऐसे आ गया, नीचे आ रही है। और जो क्रीसेंट है यहाँ पे ब्रोमेंट कैप्सूल है, सी शेप ब्रोमेंट कैप्सूल है। और यहाँ पे प्राइटल प्राइटल लेयर है। और यहाँ पे पोडोसाइट्स हैं। ठीक है, जो जो विजुअल लेयर है, ये जो विजुअल लेयर है ये पोडोसाइट्स बना रहे हैं। ओके। यस। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। ओके, हम ग्लोमेरुलस apparatus को मैंने ये वाला आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज अ किडनी। ठीक है, किडनी की आर्टीरियल सप्लाई बताई मैंने, रीनल आर्टरी होती है। उसके बाद ये डिवाइड करता है सेगमेंटल आर्टरी में पहले, फिर उसके बाद इंटरलोबार आर्टरी आती है। और फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी आती है। और जो पायरामाइड के बेस पे कर्व करती है हॉरिजॉन्टली, वो कौन सी होती है? आर्कुएट आर्टरी होती है। ठीक है। और जो कैप्सूल को स्पाई करती है वो पूछता है, दैट इज इंटरलोब्यूलर आर्टरी विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पायरामाइड्स। ठीक है, एक चीज। अब मैं दूसरा आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये जो सारा स्ट्रक्चर है दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, ये सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका जो ये वाला हिस्सा है जिसपे ग्लोमेरुलर सेपरेटस कहते हैं, जिसमें से इफरेंट आ रही है और इफरेंट जा रही है। ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय efferent arterioles। ठीक है, एंड इट गिव rise to efferent arterioles। so words, choice of words should be present। अगर वो formed by का पूछे that is efferent arterioles, एंड गिव राइज को राइज टू का पूछे दैट इज इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला आर्टीरियोल, क्योंकि उसने यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, सी शेप। ठीक है, और उसकी प्राइटल लेयर है और विजुअल लेयर है। ठीक है, जो प्राइटल लेयर है, प्राइटल लेयर्स। और वो पूछता है द क्रिसेंट्स इन ग्लोमेरुलस apparatus इज फॉर्म्ड बाय द प्राइटल सेल्स। ठीक है, प्राइटल सेल्स से क्रिसेंट्स बनते हैं। और इसी तरह वो पूछता है द पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन इन द ग्लोमेरुलस apparatus या ग्लोमेरुलाई, दीज आर प्रेजेंट ऑन द। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी लेयर पे प्रेजेंट है, कौन सी लेयर पे प्रेजेंट है। प्लीज एनीबॉडी म्यूट, अनम्यूट एंड लेट मी नो। दैट इज विजुअल लेयर ना, ये विजुअल लेयर है। दिस इज द पोडोसाइट्स, ये जो फ्लैट सेल हैं दीज आर द पोडोसाइट्स, जो कि विजुअल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। तो यही पूछता है कि विजुअल लेयर ऑफ पोडोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज विजुअल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलाई।
ग्लोमेरुलर सेपरेटस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो these आर द juxta glomerular cells। juxta glomerular cells का बहुत एमसीक्यूज पूछता है। ये कहाँ पे है? इन कॉम्बिनेशन विद distal convoluted tubules एंड efferent arterioles। ठीक है, तो इसका पूछता है कि juxta glomerular cells किसको गिव राइज देते हैं, या फिर वो ये पूछता है renin is released from renin। रेनन किडनी पढ़ी है, उसके अंदर रेनन नहीं पढ़ा हमने, तो किडनी नहीं पढ़ी। ठीक है, ये वर्ड बहुत आएगा रेनन। तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से क्या निकलता है? दैट इज रेनन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अ, ये एरिथ्रोपोइटिन का भी पूछता है, वो मैं आगे बताऊंगा वो कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला आपने याद रखने हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल गिव राइज टू द रेनन। ठीक है, ये क्लियर है? डायग्राम क्लियर है एवरीबॉडी? पोडोसाइट्स का और क्रिसेंट्स का क्लियर है? तीन एमसीक्यूज मैंने भी डिस्कस किए हैं। And the efferent form the glomeruli। Efferent give rise to efferent arterioles is originate from the glomeruli। और ये जोस्टा glomerular cells। Am I clear? Please let me know anybody। Okay fine। प्लीज आप मुझे बता दिया करें अनम्यूट करके, अगर किसी को इशू हो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, और मुझे इंटरेक्ट किया करें और मुझे बताया करें कि सर क्लियर है, सो दैट आई कैन मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट हमने जस्टाग्लोमेरुलर सेल पढ़ ली, उसके रीजन ऑफ गिव राइज टू द रेनन। इफ्रेंट इफ्रेंट आर्टीरियोल पढ़ ली, और उसके बाद हमने क्रिसेंट पढ़ा, और उसके बाद हमने ये जो हमारे पास मेजेंजियल सेल है कहाँ पे लेयर करती हैं, ये वाले की ये बात। ठीक है, दीज आर ऑल एवरी पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा ये सीपीएसपी पॉइंट है। ठीक है, और इन अ डायग्रामेटिक वे में, इन अ सिस्टेमिक वे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हम डबल ए के एमसीक्यूज कर रहे हैं, बट आई आल्सो टेक फ्रॉम अदर बुक्स। अदर बुक्स में जो पास्ट विकास में एमसीक्यूज हैं, मैं वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, लाइक रफ़ी, तनवीर और एमएनएस जो बुक हैं। ओके, अब देखें यहाँ से इफरेंट आर्टीरियोल निकल रही है, और वो या आर्टरीज दे रहे हैं जो कि ट्यूबला है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये जा रहा है हमारा लूप ऑफ हैंडले नीचे को यू शेप। ये थिन डिसेंडिंग वाली है और थिक असेंडिंग वाली है। ठीक है, थिन डिसेंडिंग और थिक असेंडिंग। और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। ओके फाइन। अब हमारे पास ये पूछता है कि हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकलता है। ठीक है, एक तो रीनन मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलता है। रीनन कहाँ से निकलता है? यस, जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स। मैंने आपको वो उसकी पोजीशन भी दिखाई है, वो कहाँ पे होते हैं। ओके, दूसरी बात, ये जो एरिथ्रोपोइटिन होता है उसका काम क्या होता है? उसका ब्लड फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। एरिथ्रोपोइटिन निकलता कहाँ से है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज हैं पेरिट्यूबुलर, ये रेड रेड कलर की। ओके, आई शुड चेंज द कलर। यस, दिस वन। ये जो रेड रेड कलर की कैपिलरीज हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यहाँ से निकलता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन। अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ऑप्शन ना हो, तो देन कौन सी ऑप्शन हमने सेट करती है? मेसेंजियल सेल। ठीक है, मेसेंजियल सेल। अगर एरिथ्रोपोइटिन की यहाँ पे ऑप्शन ना हो हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की ऑप्शन ना हो, तो देन वी चूज द मेसेंजियल सेल। ठीक है, जो कि इधर ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे सेंटर में जो सेल पाए जाएंगे उनको हम मेसेंजियल सेल कहेंगे, जो कि ग्लोमेरुलर एपरेटस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दो पोजीशन है। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होगा? प्लीज एनीबॉडी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा? यस, दैट विल बी मेसेंजियल सेल्स। यस, दैट्स द स्पिरिट आई वांट। यस्टरडे आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। इट वाज अ वेरी बैड लेक्चर फॉर मी। इट वाज नॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। प्लीज रिस्पॉन्ड एंड इंटरेक्ट। ओके, अगर समझ नहीं आती जस्ट लेट मी नो, सो दैट आई कैन चेंज माय टीचिंग पैटर्न। ओके, अब दूसरी हमने एरिथ्रोपोइटिन की बात कर ली। यहाँ से एरिथ्रोपोइटिन निकला, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोइटिन निकला। ये एरिथ्रोपोइटिन की बात करें, एमसीक्यूज पूछे, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज फ्रॉम पेरिट्यूबुलर सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गिव राइज टू एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन रिलीज? कौन सी कंडीशन होगी? Yes, definitely. That will be the hypoxia. हाइपोक्सी कंडीशन में एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा? पेरिट्यूबुलर सेल्स कैपिलरी से। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, और एरिथ्रोपोइटिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन? दैट इज
एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोपोइसिस ये फंक्शन होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल बनाना। और इसका सोर्स कहाँ से निकलता है वो पूछे, ओरिजिन, और अगर कंडीशन पूछे किस कंडीशन में निकलता है, हाइपोक्सिया, अगर वो कहाँ से निकलता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ। अच्छा, हाइपोक्सी कंडीशन के अंदर कौन सी वेसल डायलेट करती हैं, हाइपोक्सी कंडीशन में नॉर्मली हमारे पास वेसल डायलेट करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है हाइपोक्सिया के अंदर, हाइपोक्सिया के अंदर डायलेट करती है। Yes, great, great, great. Who is this? डॉक्टर रोसा, ग्रेट डॉक्टर रोसा। जस्ट अ मिनट, यस। जो हमारे पास पल्मोनरी साइड पे होती हैं, वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और बाकी सभी जगह पे वेजो डायलेशन हो जाती है, ठीक है। दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज की, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज की ये जस्ट एक्सेप्शन होती है, जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया है। ओके, जस्ट मुझे ज्वाइन करने दें। ओके, ओके, हमने एरिथ्रोपॉइटिन की बात कर ली, उसका सोर्स की बात कर ली, हाइपोक्सिया और एरिथ्रोपोइसिस की बात कर ली, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है हमारी। अब दूसरी मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ये भी क्लियर है मेसेंजियल वाली, और यहाँ पे ये वाली रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बिफोर गोइंग इनटू दैट थिंग, हम मैं आपके साथ ये वाली डायग्राम डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, आपके पास दो हॉर्मोन्स की पोजीशन वाइज उनका एमसीक्यूज आता है, लाइक एल्डोस्टेरोन एंड द अदर वन इज एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स, ठीक है। हमने कैसे याद करना है कि इनकी पोजीशन क्या क्या होगी, एंटी डायरेटिक, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड द अदर इज एल्डोस्टेरोन। इनकी पोजीशन से हमने यहाँ से उनका एक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन, यस, सोडियम एंड वाटर आर मैरिड कपल्स, ठीक है, सोडियम एंड वाटर आर द मैरिड कपल्स, और इनकी डाइवोर्स हुई हुई है पोटाशियम के साथ, ठीक है, एल्डोस्टेरोन के केस में। और ये बचोला था एल्डोस्टेरोन जिन्होंने इसकी शादी करवाई हुई है। ओके फाइन, दैट इज सार्केस्टिक थिंग टू लर्न इन अ सार्केस्टिक वे। लाइक जब भी सोडियम जहाँ पे जाएगा वाटर उसके साथ जाएगा, ठीक है। सो एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, बचोला जो है दैट इज रिटेंशन ऑफ सोडियम अलोंग विद वाटर, और डिवोर्स का किसके साथ हुई है, पोटाशियम के साथ। सो दैट विल बी द रिलीज ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी। एल्डोस्टेरोन का ये फंक्शन होता है। ओके, कैन यू पीपल कैन नॉट हियर मी? ओके, आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके प्लीज, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, आई डोंट नो वेट। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? कैन यू हियर मी? ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कब से आपको आवाज नहीं आई, आवाज कब से नहीं आ रही? ओके फाइन, ओके फाइन, थैंक यू फॉर द कपल जो है ना। ओके, दोनों के कपल की मैरिड हुई हुई है, दोनों कपल हैं सोडियम एंड वाटर, ठीक है, ये मैरिड कपल हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, दीज आर द मैरिड कपल्स, ठीक है। सो वेन एवर देर इज सोडियम रिटेंशन, देर इज वाटर रिटेंशन, तो एल्डोस्टेरोन। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, ओके, नो शेयर हो रही है, अब शेयर हो रही है।
ओके ग्रेट। ओके, मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन क्या होता है। एल्डोस्टेरोन इज द बचोला फॉर जो शादी करवा रहा है एक कपल की, सोडियम एंड वाटर की, ठीक है। तो सोडियम क्या काम करवाता है, सोडियम एंड वाटर को रिटेंशन करवाता है। और डिवोर्स इसने करवाई हुई है पोटाशियम के साथ, ठीक है। तो पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है फ्रॉम द बॉडी, दैट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अच्छा, ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ से निकलता है और क्या-क्या सेल पे ये काम करता है, ठीक है? ये बचोला बड़े काम का बचोला है, इसने बहुत काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसका एक्शन हम पहले बात कर लेते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है? एज़ द नेम सेज एंटी डाययूरेटिक, कि उसने डाययूरेसिस नहीं करवानी, मतलब यूरिन के अंदर उसने वाटर को ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करवाना, उसने रेस्टोरेशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी। That's what we mean by antidiuretic. Other name of antidiuretic hormone is vasopressin. Why vasopressin? Because it get its action on the arterioles. एक एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द टेम्पररी एक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दैट इज हमारे पास सॉरी एंटी डाययूरेटिक नहीं, एंजियोटेंसिन 2 का आता है। एंजियोटेंसिन, व्हाट इज द टेम्पररी एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, दैट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को हम वेजोप्रेसर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट काजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। अच्छा, इसके फिर इसका मतलब इसके 2 एक्शन हुए। एक तो एक्शन हुआ किडनी पे और दूसरा एक्शन हुआ इसका आर्टेरियोल्स पे, ठीक है? यहाँ पे आर्टेरियोल्स पे, तो किडनी का एक्शन, इसके रिसेप्टर दोनों डिफरेंट होंगे। किडनी पे अगर एक्शन हो रहा है तो कौन से रिसेप्टर होंगे? दैट विल बी V2, V2 2 किडनी, यस V2 2 किडनीज और 2 V2 रिसेप्टर्स, और इनको जो हमारे पास एक्वापोरिन्स वगैरह को हमारे पास सरफेस मेम्ब्रेन पे लेके आते हैं V2, तो उसमें से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो किडनी पे एक्शन विद द हेल्प ऑफ V2 और आर्टीरियोल्स पे एक्शन विद द हेल्प ऑफ V1। तो आर्टीरियोल्स का एक्शन होने की V1 रिसेप्टर की वजह से जो एक्शन होता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम वेज़ोप्रेसर भी रखा हुआ है। वेसल्स को प्रेस करता है, ठीक है? वेज़ोप्रेसर इसका नाम देते हैं। ओके, रिलीज़ कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होती है। उसके भी 2-3 एमसीक्यूज़ आते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मेजर पॉइंट इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का लोकेशन, एक्शन वाइज़, प्रायोरिटी वाइज़ क्या-क्या लोकेशन होती है। सबसे पहले आपने देखना है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डी आ रहा है, डक्ट, ठीक है? कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सबसे पहले होगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ए डी एच, और डी आता है डक्ट, तो कौन सी होगी? कलेक्टिंग डक्ट सबसे पहले। और फिर डी से डिस्टर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा एक्शन, ये डिस्टर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे उसका दूसरा एक्शन होगा प्रायोरिटी। और तीसरी क्या होती है? दैट इज कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये हैं, कलेक्टिंग डक्ट हैं, कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये वाली कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उसका तीसरा एक्शन होगी। सो क्या क्या साइड्स होंगी उसकी? द फर्स्ट वन विल बी, फर्स्ट साइड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो मेजर साइड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डी से आपने याद रखना है डक्ट, दैट विल बी द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट होगा। अच्छा, दूसरी साइड कौन सी होगी? ईस्टर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तीसरी साइड कौन सी होगी? कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, एक कोर्टिकल, ये कोर्टिकल साइड है ना, ये ओटर मेड्यूला और ये इनर मेड्यूला, ये कोर्टिकल साइड्स पे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको हम कहते हैं कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। यू कैन सी ये कोर्टेक्स वाला एरिया सारा, ये ओटर मेड्यूला है, ये इनर मेड्यूला है, कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वाला होता है। अच्छा, इसी तरह अगर एल्डोस्टेरोन का एक्शन पूछे हमसे, तो वो कौन से साइड पे होगा? इसी साइड्स को उल्टा कर देना आपने, तो वो आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे एंड पे कौन सा आता है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन में सबसे लास्ट पे एक्शन कम कोर्टिकल कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वो फर्स्ट साइड होगा एल्डोस्टेरोन का एक्शन का, कोर्टिकल कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद कौन सी साइड होगी? ईस्टर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर लास्ट पे कौन सा आएगा? दिस वन, collecting drugs. So this is the priority of both antidiuretic hormones and aldosterone hormones का जो एक्शन होता है ऑन द किडनी। प्लीज रिमेंबर दैट सीक्वेंस, ऐसे ही करना है आपने। सबसे पहले आपने वो प्रायोरिटी वाला देखना है, अगर वो है प्रेजेंट में फिर ठीक है, वरना दूसरे पे जाना है आपने, ठीक है। सो डू नॉट मिस दैट एमसीक्यूज, वो अक्सर साइड का पूछता है आपसे। अच्छा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, ये नीचे वाला, ये देखें डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जिसमें से वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। और असेंडिंग हमारे पास होता है, उसका थिन सेगमेंट होता है, थिक सेगमेंट होता है, ठीक है, दोनों।
थिक सेगमेंट इम्परमिएबल टू वाटर है। अच्छा, एक एमसीक्यूज आता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड यूरन के हवाले से। मुझे ये बताएं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का अगर एक्शन होगा तो कंसंट्रेटेड यूरन होगा कि डाइल्यूटेड यूरन होगा? कंसंट्रेटेड, ठीक है। वो एक्शन करेगा, इधर पानी को ज्यादा से ज्यादा रिऑब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ पे अदर वर्ड्स के ये कह सकते हैं कि यूरिन के अंदर ओस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, और अदर वर्ड उसकी जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा वे ये होता है, वो उसमें क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे एक ही चीज के तीन नेम है। पहली चीज क्या होगा, ओस्मोलैरिटी ज्यादा होगी है, कंसंट्रेटेड यूरिन हो गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो गई है। तो और उसका क्या होगा? अच्छा, ये हमने यूरिन की बात कर ली। अब ये उठा के पानी उसने कहीं पे डाला है ना, कहाँ पे डालेगा ये पानी? ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, यस, दैट विल बी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी। सो इसी तरह हमसे अगर एक कंडीशन के बारे में पूछे, सियाड के अंदर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसमें अंदर एक्सेसिव लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन है, तो उसके अंदर प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। यस, ग्रेट, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। और यूरिन की ऑस्मोलरिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स द पॉइंट विच डिफरेंशिएट द सियाड फ्रॉम द डिहाइड्रेटेड पेशेंट। वो क्या होगा कि सियाड के अंदर ओस्मोल प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी जो है हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, और यूरिन की ज्यादा हो जाती है। डिहाइड्रेशन में प्लाज्मा और यूरिन दोनों की ओस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है। राइट, यू कैन डिफरेंशिएट द सियाड एंड डिहाइड्रेटेड पेशेंट नो। ठीक है, सिनेरियो में डिफरेंशिएट कर लेंगे आप। ग्रेट, ओके ग्रेट। अब दूसरी बात आ जाती है हमारा, मैंने एक्शन का बता दिया आपका। अब कंसंट्रेटेड यूरिन की बात कर रहे थे हम। अच्छा, अगर आपसे वो पूछे कि डाइल्यूट यूरिन, वो फॉर्मेशन में कौन सा पार्ट ऑफ किडनी का इन्वॉल्व होगा, कौन सा होगा डाइल्यूशन के लिए? वही होगा ना जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी पार्ट से। ऑब्वियसली चीज है। तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसके देनी है आपने? नो, 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 नो। ये सारे अपने नॉलेज जो आपने पढ़े हुए हैं ना, इसको वाइट वॉश कर दें, ठीक है। जो मैं प्रायोरिटीज बता रहा हूँ आपको, आपने वही प्रायोरिटी याद करनी है, और उसी पे की आपकी करेक्ट होनी है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ डबल ए क्लासेस। सीपीएसपी ओरिएंटेड एमसीक्यूज बेस कि आपने प्रायोरिटी किसको देनी है। आपने डिफरेंट बुक्स में पढ़ी होगी। यस, ओके, डॉक्टर ब्राउनी जस्ट, नो दैट इज नॉट करेक्टिंग दैट। आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। नो, दैट इज अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, इसका अर्ली पार्ट, अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, और डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी क्या आएगी? दैट विल बी द थिक थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी क्या आएगी? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। रिमेंबर, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई? अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अर्ली का वर्ड अगर ना आएगा तो फिर प्योरिटी हमारे पास थिक असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल केला की बात कर रहा है जिसमें होल पार्ट आ जाता है, वो उसमें उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो थर्ड प्रायोरिटी पे आता है। एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है या नहीं? ओके फाइन। ओके, प्लीज रिपीट, एनीबॉडी रिपीट, डॉक्टर ब्रोनी आप बता दें मुझे क्या प्रायोरिटी होगी। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस यही है, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और थिक असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, और फिर तीसरे पे पूरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, दैट इज व्हाट्स द प्योरिटी। ओके, ओके ग्रेट। अच्छा, अगर इसी तरह मैं ये बात करूं कि हमारे पास इन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के अंदर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओके ग्रेट। अच्छा, मैं किस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी इन डिहाइड्रेटेड पेशेंट के अंदर? दैट विल बी द एडीएस, ठीक है।
हार्मोन जो होगा दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगर मैं यही पूछूं कि थर्स्ट इज स्टिमुलेटेड बाय, no, that is wrong. That is angiotensin 2. Thirst is stimulated by angiotensin 2. Thirst is decreased by baroreceptor efferent, not just baroreceptor. कंप्लीट वर्ड बोलना है आपने, बैरोरिसेप्टर इफरेंट। ठीक है, बैरोरिसेप्टर इफरेंट। और कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर हमारे पास थर्स्ट डिक्रीज कर सकती है? गैस्ट्रिक डायलेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक डायलेशन या एंजियोटेंसिन 2 की डिक्रीज होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गैस्ट्रिक डायलेशन एंड आल्सो द इंक्रीज बीपी। इंक्रीज बीपी हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास थर्स्ट भी डिक्रीज हो जाएगी, हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 भी डिक्रीज होगा, और हमारे पास गैस्ट्रिक डिस्टेंशन की वजह से, इन तीनों कंडीशन की वजह से थर्स्ट डिक्रीज हो जाती है। आर यू गेटिंग मी पीपल? अपने आप को कर रहे हैं ना मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को? ओके ग्रेट। जी, जी। नो, नो, दिस इज़ नॉट राइट। अब डिहाइड्रेशन पेशेंट है, उसमें डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? पानी बॉडी से ज़्यादा निकल गया है। बॉडी का मैकेनिज़्म क्या होता है? बॉडी क्या करेगी? पानी यूरिन के अंदर जाने से रोकेगी। ठीक है? बॉडी का वो कौन-सा मैकेनिज़्म है, कौन-सा हार्मोन है जो कि हमें यूरिन के अंदर एक्सेसिव ब्लड फ्लूइड लॉस होने से बचाता है? वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ठीक है? सो दैट्स व्हाई द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन गेट इंक्रीज़। एम आई क्लियर नाउ? यस, वो इंक्रीज हो जाता है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना टू रेस्टोर द इंक्रीज, हमारे पास बॉडी के अंदर वाटर रेस्टोर करने के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम पॉइंटिंग। आई एम नॉट पॉइंटिंग के उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन के अंदर हमारा जो फिनोमिना है कि टू रिस्टोर द इंक्रीज, टू रिस्टोर द water, more and more water in the body, so that the antidiuretic hormone will get increase as compared to the normal secretion से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बट इन केस ऑफ सियाड, द एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ द एंटीडायरेटिक हार्मोन अकर्स। ठीक है, जो हमारे ज़रूरत है उससे ज़्यादा एंटीडायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन होती है। एम आई क्लियर नो? ओके ग्रेट। अच्छा, अगर मैं इसी की बात करूँ। ओके, थर्स्ट इज डिक्रीज्ड बाय, एक तो मैंने आपको बताया इंक्रीज करता है, दैट इज एंजियोटेंसिन 2 फर्स्ट प्रायोरिटी, इंक्रीज बाय एंजियोटेंसिन 2। अगर डिक्रीज की बात हो तो ऑब्वियसली एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज। और दूसरी चीज क्या हो सकती है? दिस इज नॉट द प्रायोरिटी, दिस इज ओनली द ऑप्शन, इनमें से कोई भी है तो आपने सेलेक्ट करना है। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज फ्लूइड इन द बॉडी, जो भी कंडीशन होगी वो हमारे पास थर्स्ट को डिक्रीज करवा देती है। इंक्रीज फ्लूइड से बीपी भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, वो वाली कंडीशन के अंदर। और जब हमारे पास गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो रही होती है, ये एमसीक्यूज के अंदर ज़्यादातर आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वही लोगों को पता होता है जिन्होंने पढ़ी है ये ऑप्शन। सो दैट्स वाई द गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। ठीक है, इसलिए मैं पॉइंट आउट करवा रहा हूँ आपको ये चीज़। ओके, एम आई क्लियर नो? ओके फाइन। ओके, ये हो गया। अब दूसरी बात हम करते हैं कि हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेगा टू रिस्टोर द फ्लूइड? कहाँ पे एक्ट करेगा मेजरली? यस, कलेक्टिंग डक्ट। सो अगर कलेक्टिंग डक्ट ऑप्शन में नहीं होगी तो कहाँ पे एक्ट करेगा? कलेक्टिंग डक्ट। यस, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। और उसके बाद कोर्टिक और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ओके ग्रेट। अच्छा, ये हो गया, इसका ये हो गया। अच्छा, और व्हाट इज काउंटर करंट? एमसीक्यू पूछा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? ये वही मैकेनिज्म होता है कंसंट्रेटेड यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पे ये जो पेरिट्यूबुलर लूप ऑफ हेनले के ये वेसल्स होती हैं ना यहाँ पे, उसको हम कहते हैं वेदर एक्टा। और ये काउंटर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों की डायरेक्शन, तो फ्लूइड आता जाता है उनमें ना, एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। सो इट इज अ मैकेनिज्म इन विच देयर इज लूप ऑफ हेनले एंड वेदर एक्टा इज इन्वॉल्व। एंड द पर्पस क्या है? कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ आयंस मटेरियल। ठीक है, सो दैट इज अबाउट वेदर काउंटर करंट फिनोमिना और वेजर एक्टा का एमसीक्यू जो आता है। ओके,
ठीक हो गया। जी। नहीं, मैं जो आपको ये लोकेशंस बता रहा हूँ ना इनकी, ये प्रायोरिटी वाइज़ किसकी, आप एंटी डायबिटिक हार्मोन की बात कर रहे हैं? सबसे पहले प्रोलैक्टिन डक्ट आएगा, ठीक है? उसके बाद डिस्टेंस, अच्छा एल्डोस्टेरोन, यस, यस, अच्छा, आप कह रहे हैं दूसरा हार्मोन जो इसके ऑपोज़िट आएगा, दैट इज़ एल्डोस्टेरोन, ठीक है? वो एल्डोस्टेरोन। ये 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स थे, इस वजह से मैंने आपको बताया, इसकी साइड पास पेपर में भी आते हैं और रफ़ी में भी आप इसकी प्रायोरिटी अगर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी जब आप रफ़ी से पढ़ेंगे, ठीक है? उसके पहले पेज पे ही लिखा हुआ है, आई थिंक सो। ओके फाइन। अब दूसरा काउंटर करंट हो गया, लोको फैनले की बात कर ली मैंने। अच्छा, यहाँ पे वो पूछता है कि यहाँ पे कौन से चैनल्स होते हैं, चैनल कौन से होते हैं? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स, ठीक है? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दैट इज लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है? लूप ऑफ हेनले के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट सेल्स, ठीक है, बिफोर गोइंग इन डिटेल। जब मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से एल्डोस्टेरोन का मेजर रोल है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, उसकी कंडीशन बता दी सियाड के साथ और डिहाइड्रेशन के साथ, मैंने डिफरेंशिएट करवा दिया कैसे सिनेरियो को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, जस्ट लेट मी सी। ओके, अच्छा, अब दूसरे ना सेल की बात करता हूँ। कंसीडर प्रिंसिपल जो होता है ना किसी भी बॉयज़ कैंपस का, तो वो जो भी पुट्ठा लड़का होता है ना, वो उसको बाहर निकाल देता है। कंसीडर दैट अ सिनेरियो। मैं आपको चीज़ें विजुअलाइज़ करवाऊँगा, आपने इमेजेस बनानी है, एक प्रोफ़ेसर है दिमाग के अंदर और वो जो पुट्ठे लड़के, शरारती लड़के होते हैं, उनको बाहर निकाल देता है क्लास से। ठीक है? सो द प्रिंसिपल से क्या हमने याद करना है? प्रिंसिपल सेल्स, प्रिंसिपल सेल। तो हम ना डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल, ये वाला इमेज, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं, मैं वो सेल याद करवाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। हमें पता है ना, इधर ही हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का एक्शन होता है, तो वो कौन कौन से सेल्स होते हैं? अब प्रिंसिपल के मैंने आपको याद करवाया कि द प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है? प्रिंसिपल जो पुट्ठे लड़कों को बाहर निकाल देता है। प्रिंसिपल से आपने याद रखना है प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है? तो पुट्ठे लड़कों से, पुट्ठे से पोटेशियम, ठीक है? और बाहर निकाल देता है। तो प्रिंसिपल सेल इज़ इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है? प्रिंसिपल सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्रिंसिपल सेल्स। ओके फाइन। अच्छा, अगर वो सिक्रीशन करवाते हैं तो रीअब्ज़ॉर्प्शन किसकी करवाएँगे? दैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम। मैंने आपको बताया था कि दोनों की डिवोर्स हुई हुई है, पोटेशियम की और सोडियम की, और इन दोनों का बिचौला कौन-सा होता था? कौन-सा बिचौला था? जो मैंने आपको, दैट वाज़ एल्डोस्टेरोन, ठीक है? इन अ सार्कास्टिक वे। एल्डोस्टेरोन है तो इसका मतलब एल्डोस्टेरोन जब प्रिंसिपल सेल पे एक्ट करेगा, वो पोटेशियम को सिक्रीट करवाएगा एंड रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाएगा। एम आई क्लियर? ये ठीक है? याद करने के लिए ईज़ी रहेगा आपको। और ये एल्डोस्टेरोन, यस, और ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के ऊपर होता है, ठीक है? ये वाले पोर्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये सेल्स जो पाए गए हैं, और कलेक्टिंग डक्ट वाले पे। इसी तरह एक और सेल होते हैं जो कि इंटर करते हैं, जो कि अल्फा बंदा होता है ना, अल्फा आदमी होता है, मैन होता है, अल्फा मैन, वो निग्लेक्ट कर देता है छोटी-छोटी गलतियों को, ठीक है? एंड अपने अंदर टॉक्सिसिटी नहीं करता और अपने अंदर जो है ना मतलब जो हाइड्रोजन है, टॉक्सिसिटी हाइड्रोजन को सिक्रीट कर देता है अपने अंदर से, अल्फा मैन। छोटी-छोटी बातों पे गौर नहीं देता। सो द अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, अल्फा से मैन, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो कि टॉक्सिसिटी अंदर नहीं होने देते, हाइड्रोजन को सिक्रीशन बाहर करवाते रहते हैं, ठीक है? अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स क्या करवाते हैं? सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और रीअब्ज़ॉर्प्शन क्या करवाते हैं? छोटी-छोटी बातों को अंदर ले लेते हैं, अंदर ही, दैट इज़ पोटेशियम, ठीक है? जो पुटी-पुटी हरकतें कर रहे हैं लोगों की, तो वो अंदर ले लेते हैं और इंटर करवा देते हैं पोटेशियम को, और टॉक्सिसिटी अंदर नहीं रखते, तो सिक्रीशन बाहर करवा देते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन। इज़ दैट ओके? अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, ये क्लियर है सभी को? अल्फा इंटरक्रेटेड सेल का क्या काम होगा? दैट विल बी एल्डोस्टेरोन एक्ट एक्ट करेगा उस पे और क्या करवाएगा? टॉक्सिसिटी को बाहर, हाइड्रोजन बाहर, और इंटर क्या करवाएगा? छोटी-छोटी गलतियाँ, पुट्ठे मिस्टेक्स, दैट इज़ पोटेशियम। हाइड्रोजन की सिक्रीशन एंड पोटेशियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन। ओके, ओके, हमने अल्फा इंटीग्रेटेड सेल भी पढ़ लिए, हमने वो भी पढ़ लिए, ये प्रिंसिपल सेल भी पढ़ लिए।
ओके फाइन, ये हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा हमारे लिंक बिटवीन कहाँ से निकलता है एल्डोस्टेरोन का एसोसिएशन। यस, दिस वन। ओके, हमारे पास एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? ओके, रिमेंबर, कैन यू सी द इमेज? ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है ऊपर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये किडनी है, एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड को हमने मैग्नीफाई किया है, उसकी जो कोर्टेक्स है, ये उसकी 3 लेयर है। ये सारी जो 3 लेयर्स यहाँ पे हैं, दैट इज़ एड्रीनल कोर्टेक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स, ये 3 लेयर, और ये एड्रीनल मेडुला की 1 लेयर। एड्रीनल कोर्टेक्स से क्या-क्या निकलता है? उसकी 3 लेयर्स कौन-सी होती हैं? फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, जीएफआर, ठीक है? जीएफआर। तो जी से क्या मतलब है? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा भी पढ़ते हैं, जब आप फैंसी वर्ड जो है, या ग्लोमेरुलर ज़ोन, या फिर फेसिकुलेटा, ज़ोना फेसिकुलेटा या फेसिकुलर ज़ोन, ज़ोना रेटिकुलो क्लोसा। बड़े औखे-औखे से नाम है, मेरे मुँह में जो है ना दर्द करने लग जाता है। तो रेटिकुलर ज़ोन, खैर, दैट इज़ व्हाट, मैं ये दिखाने का इसका पर्पस क्या है कि हमारे पास जो रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, वो मेजरली किस पे अफेक्ट करता है जाके, कि जो एल्डोस्टेरोन निकालता है। रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं ना। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, वो एड्रीनल कोर्टेक्स की ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलर ज़ोन होता है ना, ग्लोमेरुलर ज़ोन, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, इस पे जाके एक्ट करता है। सो इन सिंपल यही जाके एल्डोस्टेरोन निकालता है बाहर, ठीक है? सो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है एड्रीनल कोर्टेक्स पे, ऊपर वाली लेयर पे, जो है एड्रीनल ग्लैंड की एड्रीनल कोर्टेक्स पे। और वहाँ पे कौन-सी लेयर आउटर एड्रीनल कोर्टेक्स की? दैट इज़ ग्लोमेरुलर ज़ोन जो होता है, ठीक है? ग्लोमेरुला, जिसको ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। तो वो क्या रिलीज़ करवाता है? एल्डोस्टेरोन। और ये क्या होता है? मिनरलोकोर्टिकॉइड। क्यों मिनरलोकोर्टिकॉइड कहते हैं? इसका क्या काम होता है? इस विचोले का क्या काम होता है? सोडियम एंड पोटेशियम एंड एंड पोटेशियम secretion from the body. What is secretion? What is excretion? Secretion और excretion क्या होती है? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। ओके, दैट इज सिक्रेशन। ये होती है कि ग्लैंड अगर कोई चीज़ निकाल रहा है बॉडी का, या कोई एपिथेलियल सेल्स हमारी नॉर्मली कोई चीज़ निकाल रही है, दैट इज सिक्रेशन। एक्सक्रीशन ये होती है कि फ्रॉम द ट्यूब्यूल से कोई चीज़ बॉडी बाहर निकल रही है इन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है? कि फिल्टर होने के बाद, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद, वो ट्यूब्यूल्स में जाके यूरिन के अंदर से बाहर निकल, दैट इज एक्सक्रीशन, जो कि बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, हम एल्डोस्टेरोन की बात कर ली। जो outermost लेयर है, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकोर्टिकल लेयर कहते हैं। अच्छा, बाकी जो तीनों लेयर्स हैं, दीज़ आर इन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, और जिसको कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो निकलता है हाइपोथैलेमस से, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है। ये एक्ट करता है तीनों लेयर्स पे, ठीक है? प्राइम एक्शन इज़ ऑन द मिडल लेयर पे, कोर्टिसोल पे इसका प्राइम एक्शन होता है, ठीक है? जिसको ज़ोना फेसिकुलेटा कहते हैं, ये इसका प्राइम एक्शन मेन होता है, ये कोर्टिसोल बाहर निकाल देता है। ट्रांसपोर्टिंग क्या होती है? जो कि हमारे पास एंड्रोजन्स हैं, उनके साथ बाइंडिंग होती है इसकी, ये ट्रांसपोर्टिंग, ये बाइंड कर देता है, ओके, इनएक्टिवेट कर देता है एंड्रोजन्स को, और जो ये वाले कोर्टिसोल्स वगैरह होते हैं। और जो एंड्रोजन एंड सेक्स हार्मोन्स होते हैं, दैट इज़ रेटिकुलोज़ा, जो इनर मोस्ट लेयर्स होती है एड्रिनल कोर्टेक्स की, वहाँ से निकलता है। अच्छा, जो हमारे पास एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, वो एड्रिनल मेड्यूला से निकलते हैं, नॉट द फ्रॉम द एड्रिनल कोर्टेक्स। ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, यहाँ से नहीं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेड्यूला निकलते हैं। ये इमेज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें एंजियोटेंसिन 2 आ रहा है, ठीक है? और वो मिनरलोकोर्टिकाइड को रिलीज़ करवा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो चीज़ है टू रिलीज़ द एल्डोस्टेरोन, वो एंजियोटेंसिन 2 होगा, हाइपरकालेमिया होगा। दोनों में से क्या प्रायोरिटी होगी? That will be the hyperkalemia, ठीक है? Hyperkalemia, that will be the hyperkalemia which is the major, हमारे पास रिलीज़ करवाता है एल्डोस्टेरोन को। It is not angiotensin 2। और angiotensin 2 किस चीज़ को स्टिमुलेट करवाता है?
इन डिहाइड्रेटिक पेशेंट के अंदर थर्स्ट को, ठीक है, इट स्टिमुलेट द थर्स्ट, इट स्टिमुलेट थर्स्ट, एंजियोटेंसिन 2 थर्स्ट को स्टिमुलेट करवाता है। अच्छा, ओके फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज इन स्ट्रेस? स्ट्रेस का वर्ड आ गया, कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा इन स्ट्रेस? यस, दैट विल बी द कोर्टिसोल। अगर मैं इसी तरह पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज फर्स्ट इन द स्ट्रेस? नहीं, नहीं, नहीं। फर्स्ट की बात की स्ट्रेस हार्मोन, नो डो स्ट्रेस हार्मोन, नो नो प्लीज लिसन। स्ट्रेस हार्मोन नो डाउट इज द कोर्टिसोल, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, कोर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन फर्स्ट रिलीज किसको करवाता है? दैट इज कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना। फर्स्ट ये कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज टू बी रिलीज। फिर उसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगर ये नहीं है, फिर आप सिलेक्ट कीजिएगा कोर्टिसोल। अगर वो फर्स्ट का वर्ड यूज करे, अगर फर्स्ट का वर्ड यूज नहीं करे या इनिशियली का वर्ड यूज ना करे, देन यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट द कोर्टिसोल। एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी को? ओके ग्रेट। ओके, दैट इज द चेंज ऑफ स्टेम, ठीक है। जो अक्सर कहते होते हैं स्टूडेंट आके पेपर में, सर स्टेम चेंज होती है। एमसीक्यूज तो वही रहती हैं, लेकिन स्टेम चेंज होने की वजह से जो आंसर की चेंज होती है, वो यही स्टेम चेंजिंग की बात कर रहा होता है। देखें, अगर वैसे पूछा उसने सिर्फ इनिशियल या फर्स्ट का बात की, तो दैट इज कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, वी विल रिज्वाइन अगेन। अगर ये क्लास डिसमिस हुई तो हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे, राइट? ओके फाइन, ये हो गया। ठीक है, अब ये सारी क्लियर है आपको इमेजेस। अच्छा, अब हम जो मेन बात करते हैं, दैट इज रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मैंने कल आपको ब्लड प्रेशर के हवाले से रैस सिस्टम के 2 पॉइंट्स बताए थे, वो क्या थे? डॉक्टर ब्रोनी, कैन यू रिकॉल प्लीज? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, यस, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रैस, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एज अ होल, रैस, यस। और इसी तरह मोस्ट पोटेंट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, that is CNS ischemic response. During shock, most important is baroreceptor. Most potent in hypovolemic shock, yes, CNS ischemic response. Again, which of the following will activate it if the mean arterial pressure is less than 60? Is CNS ischemic response. Great. और mean arterial pressure का pulse pressure के साथ क्या फॉर्मूला होता था? ग्रेट। और अगर हमने इस तरह करना हो तो पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन आर्टरी प्रेशर को सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करेंगे। उनका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, उसको वन थर्ड थर्ड थ्री से डिवाइड करेंगे, और फिर हम ऐड कर देंगे डायस्टोलिक के साथ, ठीक है। वो हमारे पास मीन आर्टरी प्रेशर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट सिनेरियो के अंदर। जिसने कल सीवीएस के एमसीक्यूज किए होंगे, उसमें से डेफिनेटली उसने ये एमसीक्यूज देखा होगा। ओके, द मेजर थिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से क्या निकलता है, दैट इज ओके, दैट इज रेनिन। वेयर इज द मार्कर? ओके, किधर गया, गायब हो गया सारी चीजें। ये, ठीक है। ओके, ये निकला है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन। अब रेनिन को कन्वर्ट करता है, दैट इज एंजियोटेंसिन, टेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनो 1 के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से निकलता है? लीवर से। ये सारे सारे लॉन्ग टर्म ये एमसीक्यूज हैं सीपीएसपी के। एंजियोटेंसिनोजन रिलीज फ्रॉम लीवर, ठीक है, लीवर से। अगर ये पूछे कि रीनल एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है, ठीक है, नोट एंजियोटेंसिन 1। और कन्वर्ट किस में कर सकता है? रीनल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। अच्छा, अब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है, ये जाता है लंग के पास, लंग के पास एक जो ये, कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये लंग के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टू बी मोर प्रिसाइज, दैट इज प्रेजेंट इन कैपिलरीज एंडोथेलियल लाइनिंग्स। जो एंडोथेलियल लाइनिंग्स, जो कैपिलरी एंडोथेलियल लाइनिंग्स होती हैं,
वहां पे ये एएस प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन द लंग्स के अंदर। ये क्या करवाता है, इट कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन 1 इनटू द एंजियोटेंसिन 2। ठीक है। अब ये एस ब्रेडिक्निन पाथवे के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, वो बाद में बात करूंगा। अच्छा, इसी वजह से जब हम एस इनहिबिटर देते हैं, एस इनहिबिटर देते हैं, आपने देखा होगा हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर वो कफ के साइन एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। सो यही वजह है कि ये यहाँ पे लंग में प्रेजेंट होता है, एस इनहिबिटर देने की वजह से वो कफ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ए सी से सी भी आ रहा है इसके अंदर, सी फॉर कफ एंड सी फॉर हाइपरकलीमिया। सो एस इनहिबिटर्स के क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स होते हैं, कफ प्लस हाइपरकलीमिया। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर इसमें एस इनहिबिटर नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे हम, एआरबीएस, ठीक है। एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स होते हैं, कन्वर्टिंग एंजाइम जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो उनको ब्लोकर कर देते हैं, रिसेप्टर ब्लोकर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर ब्लोकर्स, ठीक है, रिसेप्टर ब्लोकर्स, एआरबीएस। ओके। अब ये एंजियोटेंसिन 2 बन गया हमारे पास, और ये क्या स्टिमुलेट करवाता था हमें, एंजियोटेंसिन क्या, थर्स्ट, थर्स्ट, ठीक है, थर्स्ट। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि आप बोल लें, आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएं चीजें। ओके। अब ये एंजियोटेंसिन में किस पे एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस पे किया, थर्स्ट, ये हो गया। ठीक है। सो मेन एक्टिवेटेड इज थर्स्ट। दूसरी चीज क्या है, इसने वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन करवा रहा है, वो मैंने आपको दिखा दिया कौन सी लेयर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह हाँ, जो जोना ग्लोमेरुलोसा है सबसे outermost, इसी तरह किडनी पे भी एक्ट करता है। वो ओके। और उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रिक्शन भी करवा देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, एक हमने पॉइंट नहीं पढ़ा कि ऑटो रेगुलेशन होती है ग्लोमेरुलर सेपरेटर्स की, ऑटो रेगुलेशन। ठीक है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलस रिफ्लेक्स जो इसको कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन करवाता है हमारे पास इसकी ब्लड फ्लो की। तो वो क्या होता है, ये जो मैक्यूला मैक्यूलर डेंसर सेल्स है ना, अगर यहाँ से इफरेंट आर्टीरियोल से NaCl ज्यादा आएगा तो ये सेंसेस भेजेंगे, ठीक है, टू कंस्ट्रिक्ट द इफरेंट, जो एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, यहाँ से अगर NaCl ज्यादा आता है तो ये सेंस करेंगे मैक्यूलर डेंसा उसको, NaCl इंक्रीज NaCl को, तो सिग्नल भेजेंगे तो टू कंस्ट्रिक्ट द एफरेंट इट आर्टीरियोल्स। सो इट रेगुलेट्स इट्स ओन ब्लड सप्लाई, दैट इज ऑटो रेगुलेशन, जिसको ट्यूबुलो ग्लोमेरुलस रिफ्लेक्स या प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है। दैट इज ऑटो रेगुलेशन, कि वो अपनी ब्लड सप्लाई ऑटो रेगुलेट कर रहा है। अगर यहाँ पे NaCl कम जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कम है, तो ये क्या करेगा, ये सेंस करेगा कि आर्टीरियोल वेजोडाइलेशन करवाएगा। ठीक है, वेजोडाइलेशन करवाना शुरू करवा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए। सपोज एक सिनेरियो देता हूँ आपको, एक पेशेंट है, आरटीए का इंजरी हुई है। ठीक है, आरटीए का 2 लीटर उसका ब्लड गिर गया है, लूज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल कॉज द इंक्रीज रेनल सिक्रीशन। ठीक है, आपको पता ही है ना, रेनल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, पहले ये बताएं मुझे। हाइपोवोलेमिक शो के अंदर रेनल इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा, सो दैट हाइपोटेंसिव स्टेट है, तो वो रेनल इंक्रीज करवाएगा ताकि ब्लड प्रेशर बॉडी का इंक्रीज करे, तो रेनल इंक्रीज कर गया। तो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से रेनल इंक्रीज करी है, पहली, डिक्रीज एफरेंट रीनल ब्लड फ्लो, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कौन सी कंडीशन आप प्रेफर करेंगे? Yes, that would be decreased renal blood flow should be the first priority. Some many students says कि सर दो दो ऑप्शन आ रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कौन सी कलेक्ट करनी है। So that is the priority कि हमने वो करना है। ओके, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। ओके, नो वन इज हियर, डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, सॉरी, डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। अच्छा, एक और एमसीक्यूज आता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास सिस्टम है जिसकी वजह से इंक्रीज क्रिएशन ऑफ रेनन करवा देता है। एक तो हमने बात कर ली डिक्रीज बीपी, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो ऑप्शन आ जाए हेमोरेज के केस में, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो को, नॉट डिक्रीज बीपी। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दैट पॉइंट्स। ठीक है, सिनेरियो के अंदर वो वाले, अगर डिक्रीज NaCl डिलीवरी होगी, मैक्यूलर डेंसर सेंस करेगा और उसका जो है ना रैस को एक्टिवेट करेगा, इंक्रीज इंक्रीज रेनल सिक्रीशन करवा देगा। इसी तरह इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन होगा थ्रू द रेनल रीनल जो हमारे पास नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, वो भी B1 रिसेप्टर के साथ। ये भी पूछा जाता है समटाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग
sympathetic activity या autonomic nervous system will be involved, that will be uh, renal renal nerves which acts on the beta 1 रिसेप्टर्स के ऊपर होंगे, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। ओके। एक हमें पता है ना कि एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। आई विल गो इन डिटेल लेटर ऑन, ठीक है। इसी तरह आरटीओस पे उसका इफेक्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 का। एमसीक्यूज ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2? क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। मैंने अभी डिस्कस किया, अपनी आंखें कान खोल के रखें प्लीज। वेजो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब ये मैंने दोनों डिस्कस कर लिया आपके साथ। प्रिंसिपल सेल्स, अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल सेल्स? यस, प्रिंसिपल निकालेगा ना, पोटेशियम स्क्रीन करेगा, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। इसी तरह अल्फा इंटरक्लेटेड सेल क्या करवाएंगे? टॉक्सिसिटी बाय निकालेंगे। हाँ, टॉक्सिसिटी बाय करवाएंगे, हाइड्रोजन स्टेट करवाएंगे एंड पोटेशियम को इनटेक करेंगे। ओके। ओके ग्रेट। ये क्लियर है ना सभी को? ओके, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, और वो भी कर लिए, और ये भी वाली कर ली। अब हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके। आप लोगों को समझ आ रही है? प्लीज लेट मी नो। ये डॉक्टर ब्रोनी क्या हुआ है आपको? इतना डाउन डाउन, यस, व्हाई नो एंथुसियास्टिक? अच्छा अच्छा, एनर्जी डाउन है, ठीक है, वो तो मेरी होनी चाहिए। रीनल फिजियोलॉजी 99। ओके, 99। ओके। एक्चुअली आप लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, तो मैं किसी को जोक भी नहीं कर सकता, वरना इस टाइम पे मैं जोक कर रहा होता, 10-12 जोक ठंडे में मार चुका होता। खैर, बुरा नहीं मानेंगे आप। एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ आप लोगों की, थोड़ा सा कुछ इंटरेक्ट ही नहीं करते आप लोग, चुप करके बैठे रहते हो। कोई ब्लंडर मारो, कोई पता लगे, कोई बैठा हुआ है सुन रहा है, मजा भी आए मुझे। मेरी गलती निकालो कोई, सर आपने गलत बोला है। दिस इज नॉट लाइक। क्यों? नहीं नहीं, मैं गलतियां नोट करके फायदा आप ही का करता हूँ। कौन सा मैंने देना पेपर जाके? ठीक है। द प्रीवियस सेशन जिस बंदे ने ज्यादा गलतियां की थी, शी लर्न अलॉट, ठीक है, उसने सबसे ज्यादा सीखा है। अच्छा, प्लीज एनीबॉडी, मुझे पेज नंबर कौन सा था, मुझे भूल गया यार। अमेजिंग। ओके। पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में लोगों ने क्या हुआ है, अफवाहें फैलाई हुई हैं। 96 था। अच्छा, रीनल, हाँ 65 है, रीनल फिजियोलॉजी करनी है। 65। ओके फाइन। ओके। प्लीज लेट मी नो, अगर आप में से कोई रिपीटर है, अभी की मेरी क्लास में कोई रिपीटर है? कौन सा? डॉक्टर कुर्रत। ओके। आप बोल रही हैं ना? ओके, लग भी रहा है आप जो है ना, जैसे दे रही है ना आप आंसर। सो डू यू फील दिस लेक्चर इज गुड? वेरी वर्दी। ओके। सो द अदर एस्पायरेंट्स जो कि न्यू हैं, प्लीज कंसीडर मेरा, मुझे मेरे पे यकीन ना करें तो डॉक्टर रूसा पे करना, मैंने कोई पैसे नहीं दिए हुए इनको, ठीक है। कैसे यकीन है? कैसे यकीन है? ओके ओके। अच्छा। वाह। ग्रेट। अच्छा, अब हम करते हैं ये वाला। ओके, मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, एक मैं चीज़ बताना चाह रहा था आपको, डायग्राम्स। यू नो, प्रीवियस सेशंस के जो उनकी एक डायग्राम्स, एक मेरे पास स्केचर था, उनकी एक टीम थी। वी वर्क एज अ टीम, लाइक एक रिकॉर्डिंग करता था, एक लिंक भेजता था, और एक स्केचेस बनाते थे, एक उनमें से ग्रुप के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसको कंपाइल करके भेजते थे, नोट्स भेजते थे। दैट इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल। इट इज़ अ ग्रुप स्टडी, ठीक है। आप हर बंदा पार्टिसिपेट करे। एक बंदा एमएनएस पढ़ रहा होता था, एक कोई कुछ और पढ़ रहा होता था, वो कम्युनिकेट करते थे, एक बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट था उनका, ठीक है। अभी भी ग्रुप में आप जाएं उनके, तकरीबन अभी तक
300-400 से ज़्यादा मैसेज उनके वो ग्रुप में होते हैं। ठीक है? ख़ैर, दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल। ठीक है? अब मैं कुछ ना आपको एक एक ग्राफ बना के दिखाऊँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। डॉक्टर रूसा यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं ये ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज़ दिस इज़ गंदा सा ग्राफ। ये डायग्राम पेंटिंग की इतनी अच्छी है ना, यू गोना पीपल रियली एंजॉय। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ओके, छोटे होते मेरी ख्वाहिश होती थी मैं ना पेंटिंग करूं, आज वो पूरी हो रही है। ओके, खैर। अच्छा, बस देख ले, मेरी ख्वाहिश नहीं ना पूरी अगर होती तो आज बड़ी अच्छी अच्छी डायग्राम बनानी थी मैंने। खैर, अच्छा, ये डायग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एमसीक्यूज हैं सीपीएसपी के। ये मैंने एक ना एक्शन पोटेंशियल शो किया है। दिस इज द एक्शन पोटेंशियल वेव। ठीक है, और एक ग्राफ बनवा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये वाला ठीक आ गया। ओहो, किधर गया? छोटी आ गई। नहीं, बुश बुश बुश। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वरना मैंने वो क्या कहते हैं उसका उसको उसका उसका छोड़ देना था। वो क्या कहते हैं उसको, सबसे अच्छा कौन से वाला है, वो क्या नाम है उसका, मुझे नाम ही भूल गया, जो धोती पहन के बनाता होता है, पिकासो। पिकासो को पीछे छोड़ देना था मैंने। ठीक है, वो बस फर्क इतना है, वो धोती पहन के बनाता था। मैंने जो बनानी थी वो धोती वालों की समझ आनी थी। खैर, द पॉइंट इज, जोक्स इज फ्री इन माय केस। जोक्स आर फ्री। ओके, सो a little bit graph. Oh, and okay, fine, ये हो गया। ओके, फाइन। ओके, डॉक्टर रोसा के अलावा कोई और रिपीटर नहीं है? इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, इफ यू आर रिपीटर। कोई मसला नहीं है इसमें।
कौन से कौन कौन मेरा पूछने का डॉक्टर कायनात, ओके। पूछने का पर्पस ये है सो दैट आप लोगों ने पेपर दिया हुआ है, आप एक तो खुद की अपनी गलतियां बताया करेंगे, सर ये मिस्टेक थी, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको आप अच्छा गाइड कर सकते हैं कि उनको ये भी बताएं कि भाई ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी विदाउट हेजिटेशन, या हमें भी बताया करें सर ये आप थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई करें। ठीक है, आप मुझे भी बताएंगे सर इस चीज़ को आप थोड़ा ऐसे कर लें, या थोड़ी स्पीड अप करें, थोड़े एमसीक्यू ज़्यादा करवाएं, या हमें इस तरह लेक्चर से बेहतर है आप एमसीक्यूज करें। इफ़ यू से आई विल मॉडिफाई माई सेल्फ। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मैं अभी डायग्राम बनाने लगा हूँ, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा ना होता आई विल डेफिनेटली डू नॉट पुट एफर्ट। ठीक है, तो देयर इज समवन इंटरेक्टिव विद मी, तो मैं ये डायग्राम बनवा रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप नहीं एफर्ट करोगे तो मैं भी एफर्ट नहीं करूंगा। ओके, फाइन। दिस इज अ हाइपो थिंग। ठीक है, अक्सर हमारे पास हम एमसीक्यूज क्या हम मैं डिस्कस करने लगा हूँ, हमारे पास चीजें आती हैं हाइपो हाइपरकलीमिया के अंदर। ठीक है, हाइपो हाइपरकलीमिया और सेल की एक्साइटेबिलिटी के बारे में पूछ रहा होता है, और डायस्टोलिक रेस्ट हो गया, कौन से वाला आइंस हैं, कौन से वाला ये वाला ना, बहुत कंफ्यूजन करती हैं। सो रिमेम्बर ये हाइपो हाइपो वाला ग्राफ है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दैट इज समवन अगर अच्छी सी डायग्राम बना ले, जस्ट मैं आपको, पहले तो मैं ये डायग्राम बनवाता नहीं था, कॉपी पेंसिल पे गरीब होता था उधर बनाया करता था, अभी यहाँ पे बना रहे हैं। खैर, दिस इज, सॉरी सॉरी, क्या करने हैं डॉक्टर ब्रोनी, क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ, बिलीनियर। ठीक है, नो नेगेटिव वर्ड्स इन माय क्लास। छोड़ो, खोल खोल के बड़ी बड़ी। दिस इज अ हाइपो एंड दिस इज हाइपरकलीमिया, सो दीज आर द टू कंडीशंस। ठीक है, जिनके अंदर ये हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, ठीक है, हाइपर कैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। अब सेंटर में जो एक सोडियम डाला हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या करवाता है। अब अच्छा, अगर हमारे पास ये हाइपोकैल्सीमिया हो, हाइपरकलीमिया हो, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होंगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा चलें, ये राइट लेफ्ट साइड पे आप लिख लीजिएगा, मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल के अंदर एक चीज होगी, ये हमारे पास एक्साइटेबिलिटी, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी होगी, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल्स। ठीक है, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी। और दूसरी चीज क्या होगी, दैट इज डायस्टोलिक अरेस्ट होगा। डाया डाया एक तो लिखते हुए भी डायास्टोलिक। ठीक है, डायास्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ए अरेस्ट। ठीक है, ठीक है, डायस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है, मैं कंप्लीट वर्ड नहीं लिख रहा। एम ए क्लियर, ये समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, सो फाइन। यहाँ पे आपके पास क्या पूछे, अगर हाइपोकाल्सीमिया का पूछे, हाइपरकैलेमिया का पूछे, क्या क्या कंडीशन होगी, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और डायस्टोलिक अरेस्ट होगा, ये दो कंडीशन होगी। इसी के ऑपोजिट होगा हाइपोकाल्सीमिया, हाइपर कलीमिया। ठीक है, कैल्सीमिया, सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया। तो इसके ऑपोजिट कंडीशन हो जाएंगी क्या, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, अरेस्ट कौन सा होगा, सिस्टोलिक अरेस्ट। नहीं, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक अरेस्ट होगा ना, सिस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो, ये वाली कंडीशन आए तो हमारे पास ये वाली चीज होंगी। अच्छा, अगर हमारे पास ये कह दे कि सोडियम ज्यादा हो गया, हाइपरनेट्रीमिया हो गया, तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल, ये जो वेव है एक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल, दैट्स वाई एक मैंने एरो शो करके उसको एक थोड़ा सा लैदा से उसकी दीवार बनाई है। ठीक है, क्योंकि ये अगर ज्यादा होता है तो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, तो इजीली आप कर सकते हैं। सपोज मैं एक एमसीक्यूज आपको देता हूँ। यस, कौन सी नहीं नहीं, ये जस्ट एक एक्शन पोटेंशियल के साथ रेलेवेंट है। ठीक है, इसका इन चीजों के साथ नहीं रेलेवेंट, जस्ट एक्शन पोटेंशियल के साथ, इंक्रीज सोडियम काजिंग इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बस ये यही है, इन दोनों पॉइंट के साथ सोडियम का कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया का कैल्सीमिया का एंड हाइपरकलीमिया का है।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इन दो कंडीशंस के लिए। एम आई क्लियर? ओके, जस्ट टू मेक यू इमेज और आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए मैंने ये इस तरह डायग्राम बनाई है। अच्छा, अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ। हाइपोकाल्सीमिया, हाइपरकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, कौन सी होगी? नहीं। अच्छा, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दी ना, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकलीमिया, राइट? व्हाई हाइपरकलीमिया? व्हाई नॉट हाइपोकैल्सीमिया? मैंने तो आपको बताया कि ये दोनों करते हैं। नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट वाज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की उसने बात की थी। हमारे पास रेक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव बाय, दैट इज पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से, मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियम में अगर वो पूछेगा इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी कौन सा है, अगर दोनों ऑप्शन उसने दे दिया तो दैट विल बी द पोटेशियम। कैल्शियम का तो कोई रोल ही नहीं होगा। एम आई क्लियर? ओके, फाइन, ग्रेट। अच्छा, एक ये ग्राफ होगी। अच्छा, अब मैं इसको रेज करके ना, अब इसको दूसरा न्यू पेज क्लिपबोर्ड कैसे करना है, ये तो ये भी नहीं आता। ओके, फाइन, नए खोल देते हैं। ओके, दिस वन। अच्छा, एक और डायग्राम मैं आपको बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके ये डायग्राम्स हम बात करेंगे। अभी मैंने पोटेशियम के चेंजेस के साथ, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की चेंजेस के साथ आपके साथ डिस्कस किए। अब ये मैं डायग्राम बनाऊंगा फॉर द बफर्स, बफर्स के लिए। लाइक बफर्स कौन से होते हैं बॉडी के, आपने पढ़े होंगे, बड़े ज़्यादा बफर होते हैं। ओके, कंसीडर ये हमारे पास ये सेल है। ठीक है, और दिस इज अ सेल। ओके, फाइन, दिस इज अ सेल। अच्छा, अब दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको एक शो करवा रहा हूँ किडनी। दिस इज अ किडनी। ओके, मेक इट स्माइल, अ किडनी, अ ब्यूटीफुल किडनी। अच्छा, हमारे पास बफर की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बफर्स। ठीक है, बफर की बात करेंगे हम। ऐसे बफर। अच्छा, हमारे पास मेजर इंट्रासेलुलर सेलर सेल का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेजर। ठीक है, मेजर, और यहाँ पे नीचे माइनर। दिस इज माइनर। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ऐसे सीधी, ये मेजर। अच्छा, मेजर इंट्रासेलुलर बफर कौन सा होता है? दैट विल बी द प्रोटीन। ठीक है, माइनर इंट्रासेलुलर बफर कौन सा होगा? ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स ना, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। अच्छा, अगर मैं यही बात करूं मेजर इंट्रासेलुलर बफर इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल के अंदर, यस, दैट विल बी द हेमोग्लोबिन। अगर रेड ब्लड सेल के प्रोटीन्स की बात करें, दैट विल बी द हेमोग्लोबिन्स। ठीक है, एच बी, वो भी इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है लेकिन स्पेसिफिक टू रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल के स्पेसिफिक होती है ये। ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मेजर की बात करूं कि कौन सा बफर होगा, दैट, yes, Dr. Afshana, you are fresh? Yes, you can say yes, sir. I am totally completely fresh. Okay, fine. That is bicarbonate ना, bicarbonate extracellular buffer. That is what मैं enjoy इस तरह करता हूँ। आप लोग पढ़ो, पढ़ के आओ, फिर उसके बाद इस तरह जवाब दो मुझे। It will be really good. However, अगर नहीं आता तो मैंने तो बता ही देना आपको, लेकिन अगर आगे से स्टूडेंट्स बता रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरह माइनर एक्स्ट्रासेलुलर कौन सा होगा? दैट विल बी द फोस्फेट। ठीक है, फोस्फेट। ओके, दैट विल बी द फोस्फेट। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यूरिनरी बफर की बात करते हैं,
तो उसके अंदर कौन सा होगा? दैट विल बी द, देखें मैं अभी आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, फॉस्फेट को इधर ही घुसा दें, ठीक है? ये, अगर वो पूछे एमसीक्यूज, चलो मैं वो भी पूछ ले, वो भी डाल लेते हैं, आपकी भी मान लेते हैं, ठीक है? अमोनियम नहीं, अमोनिया, ठीक है? आपकी भी मान लेते हैं, ये लो, ये ले डाल दिया, ठीक है? लड़ना नहीं मेरे साथ, ठीक है? अगर अब दोनों को हम बात करते हैं, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव बफर इन द रीनल सिस्टम या इन द यूरिन, कौन सा होगा? क्वालिटेटिव, दैट विल बी द फॉस्फेट, दैट विल बी द फॉस्फेट। क्वांटिटेटिव बफर की बात करें, दैट विल बी द अमोनिया, ठीक है? अगर क्वांटिटेटिव की बात करें, which of the following buffer is present in the blood as well as in the renal system, कौन सा होगा? आप अमोनिया की जान नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर नूर, लगता है। अच्छा, दैट इज फॉस्फेट। आप देखें ना, ये प्लाज्मा के अंदर भी, एक्स्ट्रा सेलुलर में भी प्रेजेंट है, और ये मैंने आपको इधर भी बताया कि किडनी के अंदर भी होगा, सो दैट इज फॉस्फेट ना। अगर वो पूछे अमोनिया का, मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है, डॉक्टर नूर या अफशान, है ना? तो इट मीन्स अगर आपसे पूछे एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द रीनल सिस्टम, दैट विल बी द अमोनिया, ठीक है? जो कि फिर अमोनियम हाइड्रोजन लेने के बाद अमोनियम बन जाता है, और फिर दोबारा रीअब्सॉर्ब नहीं होता, ठीक है? NH4 अमोनियम होता है, NH4, ठीक है? हाइड्रोजन लेने के बाद जो बन जाता है, वो दोबारा रीअब्सॉर्ब नहीं होता, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द renal system, that will be the ammonia, quantitatively present in the buffer in the renal system, that will be the ammonia। अच्छा, अगर एमसीक्यूज को टैलेंटेड अगर बता दे तो क्या ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग बफर इज प्रेजेंट इन द important बफर इन किडनी बट नॉट इन द प्लाज्मा? इंपोर्टर बफर इन किडनी बट नॉट इन प्लाज्मा, कौन सा होगा? डॉक्टर नो, दैट इज नॉट अमोनिया, दैट इज फॉस्फेट। वो कहता है इंपोर्टेंट बफर इन द किडनी, किडनी में इंपोर्टेंट है, लेकिन वो एक्स्ट्रा सेल में इंपोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है, ये माइनर है ना, ये माइनर है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन सा होगा? दैट विल बी द फोस्फेट। अगर वो पूछे विच ऑफ द बफर इज प्रेजेंट इन द किडनी बट नॉट इन द प्लाज्मा, फिर कौन सा होगा? दैट विल बी द अमोनिया, ठीक है? एम ए क्लियर? ये बफर से क्लियर है आपको? ओके। इसी तरह अगर मैं पूछूं व्हाट इज द बफर ऑफ बोन, बोन का बफर कौन सा होता है? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? बोन का बफर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, बफर होते क्या हैं? ये वही होते हैं ना जो हमारे पास पीएच मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल से बफर के बारे में कहते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। तो ये हमने सेल के मेजर माइनर बफर पढ़ लिए, और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली एमसीक्यूज की। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं बात उसकी करता हूँ, ग्लोमेरुलस एपेटस के क्लियरेंस के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़े से। अच्छा, आपको ये वाली डायग्राम दिखा दूँ, एक जो चीज़ हमने बात डिस्कस नहीं की। ओके, दिस वन, अगर यहाँ से फ्लूइड आता है, नॉट दिस वन, नहीं, ओके, ये फाइन। अगर यहाँ से फ्लूइड आता है हमारे पास, और यहाँ पे फ्लूइड ये बोमन कैप्सूल के अंदर आता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? यस, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ना। तो यहाँ पे जो पास होके आता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, व्हाट इज जीएफआर? जीएफआर क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो फिल्टर हुआ है, यहाँ पे जो फिल्टर हुआ है उसको कहते हैं जीएफआर। नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है? 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। अच्छा, इसी तरह अगर हमसे पूछे कि क्लियरेंस क्या होती है, व्हाट इज क्लियरेंस? जीएफआर क्या होती है, पहले ये बता दें प्लीज। यस, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, वो वॉल्यूम प्लाज्मा का जो फिल्टर होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको कहते हैं जीएफआर। क्लियरेंस क्या होती है?
वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस। ये प्लाज्मा है किसी सब्सटेंस से, फॉर एग्जांपल सोडियम से क्लियर हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो उस सब्सटेंस की क्लियरेंस है। ठीक है, वो क्लियरेंस है कि जो निकल रहा है उसका पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो उसको कहते हैं क्लियरेंस। ठीक है, सो जीएफआर एंड क्लियरेंस कैन बी सेम, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, कब सेम होगी? जब जीएफआर जितना इधर आया है उतना ही विदाउट स्क्रीशन, कोई उसने ट्यूब्यूल्स के अंदर स्क्रीशन नहीं हुई, बस उधर वैसे ही वैसे निकल के चला गया, यूरिन के अंदर चला गया। ठीक है, देन इन दैट कंडीशन द क्लियरेंस एंड जीएफआर विल बी इक्वल। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसका क्लियरेंस एंड जीएफआर इक्वल हो सकता है? वो कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? Yes, that will be the inulin. ठीक है, inulin. So that's why we say which of the following substance is used uh, to calculate the GFR ideally. ठीक है, ideally तो inulin होती है। ठीक है, inulin। ठीक है, इनोलिन होती है जो हम आइडियली कैलकुलेट करते हैं। अभी जो अगस्त जिन्होंने फेब अटेम्प्ट दिया है डॉक्टर साहिबा ने, वो कैन सी के ये एमसीक्यूज आए हुए हैं इसके ना, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। एंड यू फील के हो सिंपल और हो सिंप्लीफाइड दिस एमसीक्यूज विल बिकम फॉर यू पीपल आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, अच्छा, आइडियली हम कौन सा जीएफआर को मेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? दैट इज इनोलिन। ठीक है, इनोलिन। और बेस्ट मेथड हमारे पास टू मेजर रीनन जीएफआर कौन सा होगा? बेस्ट मेथड जो होगा, मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट और या बेस्ट मेथड, इनोलिन ही ना, इनोलिन ही होगा ना। बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट, जितना आया उतना निकल गया क्योंकि कोई एब्जॉर्ब नहीं हुई, कोई स्क्रीट नहीं हुई। ठीक है, दैट इज इनोलिन। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोलिन कि इट इज नाइदर secreted neither reabsorbed from the tubular structure. So that's why we say the GFR, for calculation of GFR, inulin is the best and most accurate one. ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज पूछते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से वो आया है ओनली 80% वो यहाँ पे गया है, 80%, और कुछ जो है ना इधर से स्क्रीड भी हुआ है ट्यूबुलर सिस्टम से। ठीक है, तो उसकी जीएफआर ज्यादा होगी कम होगी? और क्लियरेंस उसकी ज्यादा होगी जीएफआर से या सेम होगी? यस, यस, एग्जैक्टली। उसकी जो क्लियरेंस है वो जीएफआर से ज्यादा होगी, कि जो इधर आया वो कुछ स्क्रीट भी हुआ है। सो दैट्स व्हाई वो कौन सा सब्सटेंस है जो प्लाज्मा के अंदर होके आता है और वो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसको क्या कहते हैं? नहीं, पीएएच, प्लाज्मा अम्यूनो हिप्पोयूरिक एसिड। ठीक है, तो मैं अब्जोर्व कहाँ पे कहा है कि अब्जोर्व होता है? मैंने तो कहा सिक्रीट होता है, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से थोड़ा सा सिक्रीशन होती है उसकी। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो प्लाज्मा, पी फॉर प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड फ्लो का पूछे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। पी फॉर प्लाज्मा दैट इज पैरा अम्यूनो हिप्पोयूरिक एसिड। वो यहाँ पे आता है ओनली 80% इज रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा, और कुछ जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से स्क्रीटेड भी होता है। सो दैट्स वाई अगर हमसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इफ अ सब्सटेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक्स मोर देन इनोलिन, तो फिर क्या होगा? It is easily filtered and secreted from the tubular structure। ठीक है, आपने एमसीक्यूज पढ़ा होगा, तो वो इंडायरेक्टली वो किसको कह रहा होता है? पीएच को की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक्स मोर देन इनोलिन, देन इट इज फ्रीली फिल्टर्ड एंड secreted फ्रॉम द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एमसीक्यूज पढ़ा था डॉक्टर, जो अभी रिपीटेड है, रिपीट किया जिन्होंने, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आपने अगस्त में दिया था तो रफी में ये पढ़ा नहीं पॉइंट आपने? यस, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हैव मोर देन इनोलिन, क्योंकि इनोलिन जस्ट ओनली फ्रीली फिल्टर होता है और वो secreted नहीं होता। ठीक है, एम ए क्लियर डॉक्टर साहब? ओके, ओके। अच्छा, इसी तरह अगर कोई ऐसा एंडोजीनस सब्सटेंस है, लाइक क्रेटिनिन है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है क्रेटिनिन?
एंडोजीनस सब्सटेंस दैट इज क्रेटिनिन नॉर्मली प्रेजेंट होता है इन द बॉडी। ठीक है। तो यहाँ पे मसल की ब्रेकडाउन वगैरह या इधर से कुछ आता है तो क्रेटिन यूरिया हो जाता है, क्रेटिनिन निकला है और वो आया है इधर इसके अंदर। तो हमारे पास वो रिलीज होता है फ्रॉम द यूरिन के अंदर। तो क्रेटिनिन का क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज मार्कर डायलिसिस के अंदर पेशेंट के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, वो कौन सा होगा, मार्कर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ जीएफआर क्लिनिकली या फॉर द इन डायलिसिस पेशेंट के अंदर जो मार्कर यूज करते हैं वो क्रेटिनिन होता है, क्योंकि ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, नॉर्मली यूरिन के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो एबनॉर्मल कंडीशन जब होती है तो उसके अंदर ये आना शुरू हो जाता है। तो इसके एमसीक्यूज क्या आते हैं, दैट इज clinically GFR is calculated by clinically that is creatinine और डायलिसिस जो का पेशेंट होता है उसके अंदर हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, इनोलिन, पैराम्यूनो हिप्यूरिक एसिड या क्रेटिनिन, दैट इज these are the all MCQs regarding GFR। नॉर्मल GFR 125 ml per minute। ठीक है। क्लियरेंस क्या होती है, GFR क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये सारी मैंने आपको बता दी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। ये भी हो गया, वो भी हो गया। फाइन। एमसीक्यूज किधर गया। ओके। फर्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम्स रह गए हमारे पास। एक और जस्ट हमारे पास फ्लूइड की जो बात करनी थी वो मेरा रह गया। एक ये चीज़ है, इसके बाद हम एमसीक्यूज पे आ जाएंगे, अप्लाई करेंगे नॉलेज के हमने सही पढ़ा है कि नहीं सही पढ़ा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं 40 60 40 एंड 20 फॉर्मूला। 60 40 एंड 20 फॉर्मूला। ठीक है। हमारे पास बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, दैट इज 60%। ठीक है। और इंट्रासेलुलर कितना होता है, दैट इज 40%। और उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर कितना होता है, 20%। दैट इज द 60% का 40% इंट्रासेलुलर है और एक्स्ट्रा सेलुलर 20% होता है। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें टोटल बॉडी वाटर इन अ 70 केजी आई थिंक सो, नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसके अंदर कितना होता है, 42 लीटर ना, 42 42 लीटर। उसका अगर हम इसका इंट्रासेलुलर निकालें तो कितना बनेगा, इसका 40% निकालें ना, इंट्रासेलुलर 40% कितना बनेगा, दैट विल बी द 28 लीटर बन जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर निकालेंगे तो कितना बनेगा 20%, दैट विल बी 14। वैसे भी अगर आप देखें 42 माइनस 28 कितना बन जाएगा, 14 आ जाएगा। अब जो 14 एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, जो कि हमारे पास वेसल के अंदर सेल्स को निकाल दें, जो फ्लूइड बच जाता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसी तरह सेल के जो वेसल्स के बाहर जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है, दैट इज यस 3.5। ठीक है, 3.5 लीटर होता है, 3.5 लीटर। ओके, कितना, वन थर्ड, टू थर्ड या कितना होता है, ये टू थर्ड प्लाज्मा होता है, दैट इज वन थर्ड। ठीक है, दैट इज वन थर्ड है। सो दीज आर द डिफरेंट एक्सपेक्ट के साथ वो एमसीक्यूज पूछ लेता है आपके साथ। लाइक वो 60 40 20 फार्मूला से पूछ सकता है, वो लीटर्स के हवाले से पूछ सकता है, वो प्लाज्मा का वन थर्ड टू थर्ड के हवाले से पूछ सकता है। ठीक है, कि कितना आता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 10.5 हो जाएगा। और ये कितना होता है, दैट इज टू थर्ड। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये पूछता है कि हमारे पास वो जो रेडियो एक्टिव आयंस वगैरह, रेडियो एक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे हम उसके साथ करते हैं। अच्छा, टोटल बॉडी वाटर जो है 42 लीटर,
वो किस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? रेडियो एक्टिव ड्यूटियम, ट्रिटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम एंड हैवी वाटर, ठीक है? ड्यूटियम, ट्राइटियम एंड हैवी वाटर, ये तीनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती है, ड्यूटियम, ट्राइटियम एंड हैवी वाटर। अच्छा, ये पूछता है कि हैवी वाटर क्या होता है? व्हाट इज हैवी वाटर? Yes, antipyrine too. You are right. Yes, antipyrine, deuterium, and tritium. Uh, yes. और हैवी वाटर किसको कहते हैं हम? दैट इज ड्यूटियम। ड्यूटियम को ही हैवी वाटर कहते हैं। तो सम टाइम वो ऑप्शन में पूछता है कि टोटल बॉडी वाटर इज कैलकुलेटेड बाय, तो ऑप्शन में हैवी वाटर दिया होता है, ड्यूटियम, ट्राइटियम और एंटीपायरीन ही ऑप्शन के अंदर देता है। सो रिमेंबर कि ड्यूटियम को ही हम हैवी वाटर कहते होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वो बात करें कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर, the miss want to go outside of this world। मिस के साथ अक्सर मिस जो होती है ना लड़कियां, वो कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए। सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है? मिस, मिस गर्ल रिप्रेजेंटिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है? सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो लड़कियां चाह रही हैं हमें आज़ादी चाहिए, दैट इज मैनिटोल, इनोलिन एंड एस से क्या बनता है? एल सल्फेट, ठीक है? मैनिटोल, इनोलिन एंड सल्फेट, दिस इज द थिंग्स विच वी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमें कैलकुलेट करने के लिए ये यूज करते हैं। ओके, हमारे पास प्लाज्मा कलर्ड होता है कि नहीं? दैट इज कलर्ड ना, प्लाज्मा कलर्ड कलर्ड होता है। तो यहाँ पे आप देखें, देयर इज कलरफुल थिंग्स विच विल बी यूज टू कैलकुलेट द प्लाज्मा, ठीक है? वो कौन कौन सी होंगी? दैट इज ब्लू, ब्लू कलर का एक चीज होगी, और राइजा, ठीक है? राइजा, राइजा। तो इवान ब्लू एंड राइजा आर यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है? अब हमारे पास ये टोटल बॉडी वाटर भी कैलकुलेट कर लिया, हमने एक्स्ट्रा सेलुलर भी कर लिया और प्लाज्मा भी कर लिया। और अगर हमने ये हमारे पास ये वाला जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लाज्मा के अलावा ये वाला कैलकुलेट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर से अगर 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द अदर वैल्यूज अगर हमारे पास एक हो तो। एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी को? इवान ब्लू, राइजा, और हमारे पास टोटल बॉडी वाटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? किन किन चीज़ों से? एंटीपायरीन। और हैवी वाटर किसको कहते हैं? ड्यूटियम। और प्लाज्मा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यस, दैट इज, यस डॉक्टर जोबिया, आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। दैट इज मेटोल, इनोलिन एंड सल्फेट। और हमारे पास जो प्लाज्मा है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो मिस से प्लाज्मा इज राइजा एंड इवान ब्लू। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा होगा? ओके, कौन से यहाँ पे ऑप्शन है? यहाँ पे होगी, ठीक है, बी ऑप्शन होगी यहाँ पे। ओके, ग्रेट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने आपको सारी करवा दी। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अबाउट कितना होगा? 28, ठीक है, 28। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया साहब। इंटरस्टिशियल फ्लूइड 28। इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज 28 और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज 10.5, ठीक है, 10.5। तो यहाँ पे ऑप्शन 11 क्या आएगी? बिकॉज इट इज क्लोज टू दैट वन, दैट इज व्हाट आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस। अगर मैं आपको पहले की दिखा देता ना, आपने ये ब्लंडर करना था, ना आपने ये सोचना था, और जो ना आपने कुछ सीखना था। ठीक है डॉक्टर, अभी किसने कहा था 28? डॉक्टर, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, ठीक है डॉक्टर नूर। अच्छा, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी इज बाय, कौन सा होगा? यस, ट्यूमरल ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये हमने डिस्कस किया है ना अभी।
क्यों होगा, क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, या अगर इंक्रीज NaCl जा रहा है टू द मैक्यूला डेंसा, या वेजो डायलेशन होगी? अगर मैक्यूला डेंसा को सेंस कर रहा है इंक्रीज NaCl, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी फ्रंट साइड पे, या वेजो डायलेशन होगी? प्लीज एनीबॉडी। कंस्ट्रिक्शन होगी ना, कंस्ट्रिक्शन होगी, इंक्रीज NaCl जा रहा है मैक्यूला डेंसा को, और रिनर कहाँ से रिलीज होता है? यस, और इथ्रोपोइटिन? और दूसरी ऑप्शन कौन सी होती है? दूसरी ऑप्शन? ज़ेंजियल्स, ज़ेंजियल्स, यस। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एंजियोटेंसिन कहाँ से निकलता है? लीवर, ग्रेट, दैट इज़ लीवर। अच्छा, शॉर्ट ट्रांजिएंट एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यस, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, ये मैंने बताया ना आपको, अभी बताया था, ये पॉइंट्स आ रहे हैं। व्हिच हार्मोन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स? बचोला। एल्डोस्टेरोन, देखा बड़े काम का है ये। एल्डोस्टेरोन। अच्छा, अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन होगी है तो क्या होगा? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्राइमरी हाइ नहीं, you should ask, sir, either it is primary or secondary. That is how a talented student will ask. ठीक है सर, अगर मैं प्राइमरी कहता हूँ दैट विल बी द एल्डोस्टेरोन, अगर सेकेंडरी कहता हूँ तो वो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है? यस, रेनिन से हमें पता है कि अगर आपके पास सिनेरियो आए, अगर आपने देखा है कि वहाँ पे रीनल आर्टरी एक साइड पे उसका ब्लड फ्लो है, ठीक है, और उसने बायोप्सी की है और रीनल वेन में एक रीनल साइड पे और रीनल वेन के अंदर रीनल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा? व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? डॉक्टर नूर, आर यू देयर? डॉक्टर ब्लोनी ब्लोनी, आर यू देयर? नहीं, नहीं, मैंने आपको सिनेरियो क्या दिया? मैंने आपको सिनेरियो ये दिया है कि अगर एक किडनी में वो बात कर रहा है कि पेशेंट की हमने बायोप्सी की है या कुछ भी, उसने देखा है कि रीनल वेन के अंदर रीनल का लेवल बहुत ज़्यादा है, कौन-सी कंडीशन सोचेंगे आप? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ना, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुआ है, ठीक है? व्हिच कॉजेज़ द इंक्रीज्ड रीनल सेक्रेशन बिकॉज़ ऑफ डिक्रीज़ ब्लड सप्लाई टू द मैक्युला डेंसा, ठीक है? वो इंक्रीज़ ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ रीनल रिलीज़ करवाएगा, ठीक है? फ्रॉम द हमारे पास जो सेल्स होते हैं पेरिट्यूबुलर सेल से। ओके, फाइन। दूसरी चीज़ हमारे पास प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं, प्राइमरी के अंदर रीनल इंक्रीज़ नहीं होता, सेकेंडरी के अंदर ड्यू टू वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से या अदर इस्केमिक हिस्ट्री की वजह से रीनल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ओके, फाइन। आई डॉक्टर नूर, आर यू देयर? एन असाइनमेंट फॉर यू, आपने मुझे बताना है कि जो रीनल आर्टरी होती है, वो प्रोक्सिमल 1/3 में उसकी जो स्टेनोसिस होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, वो किस कंडीशन में होती है? और जो डिस्टल 2/3 होती है, वो किस कंडीशन में होती है? रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, गो टू द फर्स्ट एड, ओपन कीजिएगा, डायग्राम अच्छे से बनी हुई है, वहाँ से देख के ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिएगा, या वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके? ओके, फाइन। ओके, ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। कौन से वाला? अच्छा, erythropoietin is created from which cells? Peritubular, peritubular capillary cells. Okay, ठीक हो गया। Substance having more properties than inulin is thought to have investigation. Right? समझ है इस चीज की, समझ आ गई है? अब आ गई है, पहले नहीं आई थी। अच्छा, अच्छा, यानी कि मेरे लेक्चर के बाद समझ आई आपको। ओके, ओके, खुल के तारीफ किया करें, कोई मसला नहीं, मैं पैसे नहीं लेता तारीफ के। अच्छा, रीनल इज क्रिएटेड बाय, क्या होता है रीनल इज? पहली, यस, जस्टा ग्लोमेरुलस है, ये किसने पेरिट्यूबुलर कहा है डॉक्टर साहिबा? खुदा का खौफ करें, हम पिट गए हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करते करते। ओके,
कोई बात नहीं, गलती की है उसको करेक्ट करें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज इंक्रीज इन रेनल लेवल? रेनल लेवल कौन सी कंडीशन करवाएगी? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। नो प्रॉब्लम। इसका ऑप्शन होगा टच ऑन कार्डिक रिसेप्टर्स। ठीक है, वाई? एक 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 चीज रखिए, हमारे पास रीनल कब रिलीज होता है, हाइपोवोलेमिक में कंडीशन में या हाइपरवोलेमिक कंडीशन के अंदर? हाइपोवोलेमिक, जब ब्लड लूज होगा बॉडी के अंदर। जब ब्लड लूज होगा या हाइपोवोलेमिक स्टेट है, तो डिक्रीज वेनस रिटर्न होगा। डिक्रीज वेनस रिटर्न होगा तो हमारे पास राइट साइड पे आर्टरियम पे स्ट्रेच कम होगा। डिक्रीज स्ट्रेच होगा, डिक्रीज वॉल्यूम होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगी तो इसका मतलब मैक्यूलर डेंसा का जो रीनल आर्टरी में ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज होगा। सो वो उसको सेंस करेगा, डिक्रीज एनएसीएल कम जाएंगे, ब्लड फ्लो कम जाएंगे, तो हमारे पास इंक्रीज रेनल हो जाएंगी। ठीक है, इनमें से कोई भी बैकग्राउंड कहानी में से कोई भी एक लाइन उसने उठा के पूछी हो तो आपने वो करेक्ट कर देनी। तो वहाँ यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है? देयर विल बी डिक्रीज स्ट्रेच ऑन कार्डियक रिसेप्टर्स। एम ए क्लियर? क्लियर है सभी को? ओके, ओके, ग्रेट। रीनल इज persistently increased in। अच्छा, इसका मतलब है कि रीनल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी है बॉडी के अंदर। वो किस कंडीशन के अंदर हो जाएगी? सो मोस्टली ये हमारे पास ना जो हाइपरटेंसिव कंडीशंस होती हैं उसके अंदर persistently इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर सेकंड प्रायोरिटी पे अगर वो नहीं है ऑप्शन के अंदर, देन यू कैन गो विद malignant फेस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये दो प्रायोरिटीज होती हैं परसिस्टेंटली। ओके, इन हाइपोटेंशन इट इज नॉट परसिस्टेंटली इंक्रीज। ठीक है, परसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं करता। उसके अंदर वो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा देता है तो उसकी जो है वो कम हो जाती है, रेना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। परसिस्टेंटली एबनॉर्मल कंडीशन जिसके अंदर ये इंक्रीज रहता है, दैट इज इन द हाइपरटेंसिव। और जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेकेंडरी का, सेकेंडरी हाइपरटेंसिव कंडीशंस। अगर वो ऑप्शन के अंदर नहीं है तो यू कैन गो विद malignant फेस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास काज नॉन नहीं होती, और जो प्राइमरी जिसको कह देते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन, सेम नेम ही होते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। ओके, एम ए क्लियर? इसने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन शुड बी द सेकेंडरी, एसेंशियल नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जस्ट ओनली, नॉट एसेंशियल। Okay. In summer, fasting men have concentrated urine due to। Yes। इजी लग रहे हैं एमसीक्यूज आपको? फिर बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं बोल रहे? तीन चार लोग ही बोल रहे हैं। वाई यू पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग? रोजा रखा हुआ है कि शर्म आ रही है? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में ना अजीब अजीब लॉजिक्स आती थी मुझे मेरे पास कि सर हम माइक ऑन नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी लॉजिक जिनका मेरे तसव्वुर में उनका ख्याल नहीं है। खैर, 8-year-old patient presenting to the clinic with periorbital edema. His lab shows protein greater than 3.5। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बट हमने अभी डिस्कस नहीं किया। व्हाट इज प्रोबेबल काज? अच्छा, अगर 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रही है तो कौन सी कंडीशन है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर 3.3 से 3.5 से कम है तो फिर कौन सी कंडीशन होगी? नेफ्रेटिक। नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर रहा है, इसका मतलब इंक्रीज प्रोटीन इन द उसके अंदर यूरिन के अंदर है। तो एल्बुमिन्यूरिया और सोडियम। ओके, एल्बुमिन्यूरिया शुड बी द ऑप्शन। ठीक है, डी। sodium retention, okay, there little bit sodium retention will be there, but albuminuria will be the first priority। ठीक है, albuminuria। अच्छा, एक और चीज। अ, अच्छा, जो हमारे पास एल्बुमिन यूरिया होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के डिफेक्टेड होता है ना, इसका मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ग्लोमेरुलर एपरेटस का वो डिफेक्टेड है, जिसकी वजह से वो निकल के बाहर उधर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ रहा है, ट्यूब्यूल के अंदर से जा रहा है। क्या चीज़ है जिसकी वजह से नॉर्मली जो है वो प्रोटीन्स को अंदर आने नहीं देता? बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या चीज़ ऐसी होती है? चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी चीज़ों से बनाते हैं? कौन कौन चीज़ों से नेगेटिव चार्ज बनेगा?
अगर पूछे नेगेटिवली चार्ज ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज काज्ड बाय हप्पल, ठीक है, हप्पल, हेपरिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकिन एंड लैमिनिन, ठीक है, दैट इज द प्योरिटी। सबसे पहले हेपरिन सल्फेट, उसके बाद प्रोटियोग्लाइकिन, फिर उसके बाद लैमिनिन, दीज आर द सब्सटेंस विच गिव द नेगेटिव चार्ज टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन अलोंग विद प्योरिटी, ठीक है। ओके फाइन। आफ्टर स्वेटिंग, अच्छा एक हप्पल होता है, एक और चीज होती है, आई थिंक सो गप्पल था, यस गप्पल था, नो गप्पल नहीं था। चलें वो आगे आता है तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, चलें। अच्छा, आफ्टर स्वेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होम्योस्टेसिस, कौन सा होगा? दैट विल बी सोडियम, ठीक है, सोडियम होगा जो मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। इसे ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब हमारे पास स्वेटिंग होती है तो कभी कभी मुंह में अगर लगा हो कोई एक आधा स्वेट तो वो ज़्यादा नमकीन होता है, ठीक है, कभी आपने अगर चखा हो अपना स्वेट, दैट इज नमकीन NaCl, सोडियम। ओके फाइन। हाइपर एमेसिस ग्रेविटेरियम के अंदर कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और हाइपर एमेसिस ग्रेविटेरियम के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, अल्कलोसिस होगी? Yes, great. Dr. Noor, great. Metabolic alkalosis. Why? Because acidic content will be goes out. एसिड जो स्टमक के अंदर कंटेंट होता है वो ज्यादातर एसिडिक होता है, ठीक है, सो दैट्स वाई एसिडिटी बढ़ जाती है, तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। सिमिलरली अगर एक्सेसिव डायरिया की बात करें प्रोलॉन्ग डायरिया के अंदर, तो फिर कौन सी कंडीशन होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कोलोसिस? दैट विल बी एसिडोसिस, बिकॉज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास बेसिक बेसिक होता है एनवायरनमेंट, और बेसिक कंपोनेंट बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है, तो बाइकार्बोनेट लूज होने की वजह से मेटाबॉलिक acidosis. Which of the following is found more in the intracellular as compared to extracellular? Cell is a bag of, yes, that is the first thing. मैंने आपको बताया था सेल इज अ बैग ऑफ टेंशन। अच्छा, इसी तरह एक एमसीक्यूज आता है कि extracellular fluid is different from intracellular fluid inorganic ions, inorganic ions, ठीक है, extracellular fluid is different from intracellular fluid by inorganic ions। okay great। नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होगा? ऑप्शन देता हूँ, इनऑर्गेनिक आइंस या लेस पीएच ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। डॉक्टर साहिबा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, दोनों में से क्या है? नो, दैट विल बी द लेस पीएच ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का अगर पूछे तो लेस पीएच ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वो पूछे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तब आप इनऑर्गेनिक आयन कहेंगे। एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ओके, अगर आपसे पूछे कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एज कंपेयर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, सिंपल सिमिलरली दैट इज पोटाशियम, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो फिर क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक आयंस। अगर इसी तरह पूछे कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनऑर्गेनिक आयन भी हो और लेस पीएच ऑफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हो, यू प्रेफर द लेस पीएच ऑफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इज दैट क्लियर? ओके, आफ्टर स्वेटिंग, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, after RTA due to hemorrhage, a person with 2 liters blood loss, the blood volume restored back by, किसकी वजह से रिस्टोर होगा? ओके, हाँ डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा कलेक्टिंग डक्ट ना, किसका एक्शन की बात कर रहा है वो? ए ए ए डी एच, तो डी से मैंने आपको क्या याद करवाया था? डक्ट्स, ठीक है, कौन सी डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट्स, डी 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 कलेक्टिंग डक्ट। और फिर मैंने आपको क्या बताया था? डिस्टल कनोलेटरी ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद आता था कोर्टिकल कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इस तरह सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं।
क्लियर है डॉक्टर साहबा? ओके। क्या है? एक मिनट। ओके। ओह, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन पढ़े जरा, दिस वन। ये इन हेमरेज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इज प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ब्रिंग बैक बाय, दैट इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, दैट इज नॉट बाय द antidiuretic hormones, that is by the RAS, renal angiotensin aldosterone system। ठीक है, that is the difference between the antidiuretic hormone और renal angiotensin aldosterone system। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में अगर वो ऐड करता है बाय द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो हेमोरेजन हेमोरेज के साथ एसोसिएशन नहीं होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की। दैट इज एसोसिएटेड विद द स्वेटिंग, विद द डिहाइड्रेशन कंडीशन। ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन कंडीशन की बात करता, लूज टू 2 लीटर ऑफ बॉडी फ्लूइड लूज इन समर कंडीशन या इन स्वेटिंग के केस में, देन विल बी द सी डी करेक्ट इंडक्ट ऑप्शन होगी। अगर हेमोरेज की बात कर रहा है तो फिर हमारे पास रैस की रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और उसके अंदर हमारे पास मोस्ट प्रायोरिटी होगी, दैट विल बी द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एम आई क्लियर? ओके ओके। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन देखना है ना आपने, एल्डोस्टेरोन वाली सीक्वेंस डाल देनी है सारी, रैस के अंदर वाली। हाँ जी हाँ जी, वही ना, वही सीक्वेंस देखें, इधर देखें, कोर्टिकल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे। ये डक्ट है। ओके फाइन। ओके, समटाइम हम दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं, कोर्टिकल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स को। तो बट समटाइम प्रायोरिटी हमने ट्यूब्यूल्स को देनी है। ठीक है, ओके फाइन। ये पॉइंट क्लियर है ना आपका कॉन्सेप्ट? प्लीज लेट मी नो। अर्ली पार्ट ऑफ, वो तो उसके अंदर हमने बात की हुई थी, जो डाइल्यूट यूरिन होता है, वो उसकी सीक्वेंस है, डाइल्यूट यूरिन की। ठीक है, डाइल्यूट यूरिन में हम, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था थिक लूप ऑफ हेनले, और फिर आपको मैंने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बताया, वो उसके केस में है। डॉक्टर साहब क्लियर है अभी? हाँ, वो उस केस में था जो डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, दैट इज नॉट इन दैट केस ऑफ हेमरेज और दूसरे रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर फ्रॉम, कहाँ से होगा? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड, डिस्टल कन्वर्टेड? यस, यस, proximal convoluted tubule, maximum absorption of water, maximum absorption of water in the presence of aldosterone, antidiuretic hormone, कहाँ से होगा? यस, नो मैटर व्हाट इज प्रेजेंट और नॉट, आपने उसको कंफ्यूज नहीं कर देना कि इसका एक्शन वहां पे ज्यादा होता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट पे, तो वहां से होगा नहीं। दैट इज मैक्सिमम ऑलवेज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, बेशक वो प्रेजेंट है या नहीं है। वाटर ट्रेवल फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियम थ्रो, दैट विल बी द फिल्ट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा से हमारे पास ये वेसल है, ठीक है, ये सेल है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल है, दिस इज अ फ्लूइड। ठीक है, यहाँ से वो कहता है टू द इंटरस्टिशियम के अंदर जा रहा है, दैट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसी तरह अगर मैं पूछूं कि ये सेल है, सेल के अंदर फ्लूइड जा रहा है थ्रू द, कैसे जाएगा? पोर्स, पोर्स थ्रू द पोर्स। ठीक है, दैट विल बी द पोर्स। ओके, इसने लिखा है ये वाला पोर्स वाला, हाँ ये लिखा है, वाटर इंटर इनटू द सेल और वाटर अब्सॉर्ब अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पोर्स। ठीक है, नोट द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, आफ्टर मैराथन रेस अ पर्सन, ओके 10 मिनट्स हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, देन वी विल टेक रेस्ट। ठीक है, मैंने इनडायरेक्टली आगे से एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, आप प्लीज उनको एक दफा रीड, क्विक रीड दीजिएगा एंड डू प्रैक्टिस।
कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, कॉन्सेप्चुअल बताए हैं, वो अप्लाई होती हैं उन पे कि नहीं होते। हाँ, अगर कुछ चीज़ रह जाएगी, आप मुझे पॉइंट आउट कर दीजिएगा, वी विल डिस्कस इन लेटर लेक्चर्स, या इनडायरेक्टली किसी और के साथ मैं कोरिलेट कर दूँगा पॉइंट्स को ना। मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं पल्मोनोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कोई रेलेवेंट चीज़ आ जाती है नेफ्रो की, तो मैं उधर ही बता देता हूँ उनको। सो रिवाइज़ भी होता जाएगा, और आपका अगर कोई पॉइंट मिस है, वो भी होता जाएगा, ठीक है? सीवीएस के भी मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। ओके। After marathon race, a person lost 2 लीटर of water, he drinks 2 लीटर of water, what will happen? क्या होगा? अच्छा, ये थोड़ा-सा आपने देखना है। एक एक बंदा है, उसने 2 लीटर उसने लॉस किया है, तो उसके बाद 2 लीटर पिया तो क्या होगा? एक चीज़, ये तो ऑब्वियस है ना, पहले एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास वाटर जाएगा, इधर गया, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है, ये सेल है, ठीक है? तो इसकी ऑस्मोलिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी, अगर पानी इधर आता है? इसकी ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कम होगा? वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। फिर इसके बाद से इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो अंदर जाएगा पानी, ठीक है? तो सेल के ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? अब हमने ये सीक्वेंस इसकी उल्ट करनी होती है जब आंसर करना होता है। तो सबसे पहले कौन-सा होगा? सो रिमेंबर, सबसे पहले आपने जो है ना वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है, इंट्रासेल्युलर वॉल्यूम इंक्रीज़ेज़, ठीक है? इंट्रासेल्युलर वॉल्यूम इंक्रीज़ेज़। उसके बाद इंट्रासेल्युलर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ेज़, ठीक है? ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़। बाद में क्या करना है? एक्स्ट्रासेल्युलर वॉल्यूम इंक्रीज़ेज़ एंड एक्स्ट्रासेल्युलर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़। ये सीक्वेंस आपने अंदर से याद रखनी है, ठीक है? एम आई क्लियर? ठीक है, अंदर से सीक्वेंस इसी तरह याद रखनी है। अब यहाँ से देखें, उसने इंक्रीज़ इंट्रासेल्युलर वॉल्यूम की बात की हुई है, इंक्रीज़ इंट्रासेल्युलर वॉल्यूम नहीं, ये गलत है, उसने डिक्रीज़ की बात की है, इंक्रीज़ आना चाहिए। डिक्रीज़ इंट्रासेल्युलर ऑस्मोलिटी की बात की हुई है उसने, डिक्रीज़ इंट्रासेल्युलर ऑस्मोलिटी, डिक्रीज़ ऑस्मोलिटी नहीं, उसने इंक्रीज़ की बात की है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, फिर एक्स्ट्रासेल्युलर पे आ जाएँ, उसमें क्या इंक्रीज़ एक्स्ट्रासेल्युलर वॉल्यूम की बात की हुई है? नहीं, उसने डिक्रीज़ की है, ये भी नहीं होगा। फिर देखें, अच्छा, उसमें डिक्रीज़ एक्स्ट्रासेल्युलर ऑस्मोलेट, तो ये ठीक होगा, ठीक है? हाँ जी, ये सीक्वेंस यही मैंने आपको बताया कि इंक्रीज़ वॉल्यूम फर्स्ट, डिक्रीज़ इंट्रासेल्युलर ऑस्मोलेरिटी, उसके बाद इंक्रीज़ एक्स्ट्रासेल्युलर वॉल्यूम, और फिर उसके बाद डिक्रीज़ एक्स्ट्रासेल्युलर ऑस्मोलेरिटी। एम आई क्लियर? ओके, फाइन। इन डायलिसिस पेशेंट एक्यूरेट क्लिनिकल वे ऑफ मॉनिटरिंग जीएफआर क्या होगा? क्लिनिकली एक्यूरेट, दैट विल बी क्रेटिनिन क्लिनिकली। और मैंने आपको डायलिसिस के पेशेंट में बताया था, दैट विल बी क्रेटिनिन। सी फॉर क्रेटिनिन, सी फॉर क्लिनिकल, ठीक है? एंड डायलिसिस पेशेंट के अंदर में, एम आई क्लियर? ओके, फाइन। अच्छा, आइडियल, अच्छा, इसी पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिनिकल की जगह एक्यूरेट लिख दूँ, मोस्ट एक्यूरेट की बात करूँ, फिर क्या होगा? अच्छा, अगर इसमें प्लाज़्मा की बात करूँ, प्लाज़्मा ब्लड फ्लो इज़ मेजर्ड बाय एक्यूरेटली बाय पैरा अम्inoहिप्यूरिक एसिड। अच्छा, ठीक हो गया। रेड ब्लड सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ये वाला कांसेप्ट डिस्कस नहीं किया। सपोज ये एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास ये सेल है, ठीक है? ये सेल है, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर यूरिया डाला हुआ है उसने, यस, ये यूरिया डाला हुआ है उसने, उसके अंदर यूरिया डाला हुआ है, ठीक है? अब ये क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। रिमेंबर, ये 3-4 एमसीक्यू इस तरह आते हैं। अगर हम किसी चीज़ को, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की ना, ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है इसकी। अब एक चीज़ को जिसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, जब हम हाइपर ऑस्मोलर और हाइपो ऑस्मोलर की बात करते हैं, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। अगर मैं ये बात करूँ कि इस बीकर की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, अंडरस्टूड होगा कि इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। ये अंडरस्टूड है ना चीज़? हमें कहने की ज़रूरत तो नहीं ना होगी कि इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। तो इसका मतलब है कि एकदम से हमने इसके अंदर रखा है, तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से एकदम से पानी बाहर आएगा, ठीक है? एकदम से पानी बाहर आएगा आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यूरिया जो है ना, परमिएबल होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, तो ये क्या करता है, ये कहता है, अच्छा भाई, तू ज़्यादा पानी ना दे, मैं खुद आ जाता हूँ, ठीक है? इतना वो बेचारा पिचक रहा होता है, तो अंदर आना शुरू कर देता है। तो इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो अंदर आता है, तो वो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, फिर पानी वापस अंदर आना शुरू कर जाता है, ठीक है? तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा सेल? अगर वो सबसे पहले श्रिंक करेगा। अब यूरिया अंदर गया, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया, पानी अंदर गया, फिर क्या करेगा?
स्वेल करेगा और फिर उसके बाद स्वेल इतना कर जाएगा कि ये फट जाएगा, पी-पी के मर जाएगा ये, ठीक है? तो ऑप्शन क्या आएगी? श्रिंक, स्वेल एंड लाइज़। सपोज़ मैं यही बात करता हूँ कि सॉल्यूशन की बात नहीं की उसने, जस्ट उसने यही बात की है कि यूरिया सॉल्यूशन है, ये बीकर है और यूरिया सॉल्यूशन है, और हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक की बात नहीं की और यहाँ पे यूरिया उसने क्या है कि पड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नहीं। फिर उसने हाइपरटोनिसिटी की बात नहीं की, हाइपरटोनिक की बात नहीं की, मतलब उसका टोनिसिटी ज़्यादा है, तो वो जो टोनिसिटी से पानी बाहर निकलता है, वो तो निकलेगा नहीं। अब स्टेप यहाँ से शुरू होगा कि यूरिया के अंदर है, तो यूरिया अंदर जाएगा। स्वेल एंड लाइज़, फिर स्वेल एंड लाइज़ आएगा। एम आई क्लियर? ओके, ओके, ओके। हाँ। नहीं, अब यहाँ पे जो ये यूरिया पड़ा हुआ है ना, यूरिया सॉल्यूशन के अंदर, तो इंट्रासेल्युलर तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं ना होती यूरिया की, तो दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेल्युलर कंसंट्रेशन जो उसकी ज़्यादा है, ठीक है, यूरिया की, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ये यूरिया की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, ईज़िली परमिएबल होती है। सो दैट्स व्हाई वो अंदर चले जाता है ईज़िली और ऑस्मोलेटिलिटी इंक्रीज़ करवा देता है, जिसकी वजह से स्वेल एंड लाइज़ हो जाता है। एम आई क्लियर? क्योंकि उसने टोनिसिटी की बात ही नहीं की हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो श्रिंक करेगा, ठीक है? तो श्रिंक वाले ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑफ देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ टोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी की ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अगर मैं ये बात कर दूँ कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सेल है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने रखा हुआ है उसको, फिर क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्या आएगा? नहीं, नहीं, अंदर जाएगा ना वाटर, हाइपोटोनिक है, अंदर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, स्वेल एंड बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है? स्वेल एंड बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? ओके, ओके, ओके। पेशेंट प्रेजेंट विद डिक्रीज़ बीपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल secreted एंजाइम टू नॉर्मलाइज़ द बीपी? कौन-सा होगा? यस, डेक्स्ट्राग्लोमेरुलस है। क्या रिलीज़ करेंगे? रेनिन। रेनिन किस पे एक्ट करेगा? रेनिन किस पे एक्ट करेगा? एंजियोटेंसिनोजन। क्यों एंजियोटेंसिन 1 कह रहे हैं? अल्लाह के बंदो, एंजियोटेंसिनोजन, नॉट एंजियोटेंसिन 1। अभी डायग्राम दोबारा दिखाऊँ आपको? याद आ गई? चलो शुक्र है। प्लीज़ डू नॉट मेक सच ब्लंडर्स। ठीक है? इधर मार लो जितने मर्ज़ी, लेकिन ज़्यादा भी ना करें। इतने में अच्छा, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इन, अच्छा ये क्या है? क्या क्या होगा? मैंने ये डिस्कस किया अभी। यस, इनऑर्गेनिक, ग्रेट। अच्छा, आफ्टर आरटीए जीएफआर डिक्रीज़ इन पेशेंट केम विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, कॉज़ ऑफ डिक्रीज़ जीएफआर। यस, डिक्रीज़ आरटीए ब्लड फ्लो, ग्रेट। ठीक है? उसने ब्लड प्रेशर की भी ऑप्शन दी हुई है। हाँ, ब्लड प्रेशर की भी ऑप्शन दी हुई है। बट वी हैव टू सेलेक्ट द डिक्रीज़ ब्लड फ्लो। अच्छा, उसके बाद बफर बफर फाउंड इन किडनी बट नॉट इन द प्लाज़्मा, कौन-सा होगा? यस, किधर गया? ये अमोनिया, ग्रेट। अच्छा, मैक्स अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज़ अकर थ्रू फ्रॉम proximal convoluted tubule, threshold of glucose is, यस 200, ठीक है। कुछ बुक्स में 180 भी लिखा हुआ है और रेफरेंस भी उनका अच्छा होता है लाइक फर्स्ट एड में, लेकिन गाइटन पे 200 है। प्रेफर दैट वैल्यू, ठीक है। थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीअब्सॉर्ब मैक्सिमली फ्रॉम द किडनी, कौन सा होगा? मैक्सिमली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द किडनी, मैक्सिमली रीअब्सॉर्प्शन जिसकी मैक्सिमम होती है। नहीं, पीसीटी तो वो साइड है ना।